गर्ल्स, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी फुल फ्लेज, एक ही शॉट में हम कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी को रिवाइज करेंगे। तो सभी सिर्फ और सिर्फ बैठ जाइए 1 से 2 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे के अंदर आपके 20 मार्क्स कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी, कंप्लीट कॉन्सेप्ट भाई, कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई शेयर और लाइक जरूर कर देना, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखना है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी चैप्टर फर्स्ट। इंडियन इकोनॉमी चैप्टर फर्स्ट के लिए आते हैं। चैप्टर का नाम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है भैया? इंडियन इकोनॉमी क्या थी इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले, यानी इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी क्या थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मैं आपको बता दूं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था बच्चा, किस तरह से? अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंडर में इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ था? एक्सप्लॉयटेशन अलग अलग सेक्टर में हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, अलग अलग सेक्टर में हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। कैसे कैसे हुआ था आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे पहले उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट मतलब जहां पे क्या होता है, एक्सप्लॉइट करने का मतलब क्या होता है? जहां पे मान के चलो आपसे जबरदस्ती कुछ कराया जा रहा है, जबरदस्ती आपकी मर्जी के खिलाफ आपसे काम कराया जा रहा है, वह एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। आप आपकी लैंड है, आप उस पर गवर्नमेंट ने कहा कि जबरदस्ती हम आपसे रेंट लेंगे, आपसे लगान लेंगे, आपसे टैक्स लेंगे और जितना मर्जी आए उतना लेंगे, उसी को बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन। तो सबसे पहले ब्रिटिश रूल ने एक्सप्लॉइट किया किसको? एग्रीकल्चर सेक्टर को। कैसे एक्सप्लॉइट किया एग्रीकल्चर सेक्टर को? थ्रू जमींदारी सिस्टम। उन्होंने क्या किया? जमींदारी सिस्टम लेकर आ गए। जमींदारी सिस्टम में कैसे एक्सप्लॉइट होते थे भैया? तो जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि जो गवर्नमेंट होती थी, गवर्नमेंट जमींदार से एक लैंड रिवेन्यू लेती थी, एक टैक्स लेती थी, और जमींदारों को फ्रीडम देती थी कि आप टिलर्स यानी फार्मर्स से जितना चाहे उतना भी टैक्स वसूल कर सकते हो। यानी कि जमींदारी सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट ब्रिटिश रूल एक फिक्स रेंट लेती थी। नेक्स्ट आता है, उन्होंने अब किसको एक्सप्लॉइट किया? उन्होंने दूसरा एक्सप्लॉइट किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया। कैसे एक्सप्लॉइट किया इंडस्ट्रियल सेक्टर को? भैया मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडिया के अंदर एक इंडस्ट्री बहुत ही जानी मानी इंडस्ट्री हुआ करती थी, जिसका नाम था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को क्या करते थे? वर्ल्ड वाइड रेपुटेड इंडस्ट्री थी, इसकी क्वालिटी के लिए बहुत जाना जाता था। लेकिन अब ब्रिटिश रूल ने उसको भी कर दिया खराब। द डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू वेज। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको दो तरह से खराब किया। कैसे कैसे खराब किया? सबसे पहले फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड। देखो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट गुड्स की फॉरेन डिमांड एंड डोमेस्टिक डिमांड दोनों को खत्म किया। कैसे खत्म किया? तो फॉरेन डिमांड को उन्होंने खत्म किया बाय द वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट। उन्होंने उसके एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए। बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए तो यानी कि प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया तो फॉरेन में उसकी डिमांड खत्म होने लगी। उसके बाद डोमेस्टिक डिमांड, अब उन्होंने हैंडीक्राफ्ट गुड्स की डोमेस्टिक डिमांड कैसे खत्म की? तो डोमेस्टिक डिमांड को उन्होंने खत्म किया डिस्ट्रॉयड बाय द ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स। भैया ब्रिटिश गुड्स को इंडिया में लेके आने के लिए उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। टैक्स फ्री कर दिया, अगेन उनके गुड्स क्या हो गए? चीप हो गए, सस्ते हो गए। सस्ते हो गए तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? इंडिया के अंदर हैंडीक्राफ्ट गुड्स महंगे हो गए और ब्रिटिश गुड्स सस्ते, तो यानी कि लोग क्या करने लगे? ब्रिटिश गुड्स को परचेज करने लगे और धीरे 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 हैंडीक्राफ्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। बाहर भी खत्म हो गया, कंट्री में भी खत्म हो गया। तो यानी दूसरा सेक्टर उन्होंने इस तरह से एक्सप्लॉइट किया। चलिए नेक्स्ट आता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। भैया इंटरनेशनल ट्रेड को भी एक्सप्लॉइट कर दिया। कैसे किया? मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल ट्रेड वाज एक्सप्लॉइटेड थ्रू द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। उन्होंने अलग अलग टैरिफ पॉलिसी यानी टैक्स रेट जो थे ट्रेड पे अलग अलग टैक्स रेट लगा दिए, यानी अपना जो गुड्स था उसे फ्री कर दिया। और यानी कि जो इंडियन मार्केट थी, अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही थी उस पर हैवी टैक्सेस लगा दिए। तो इस तरह से क्या हुआ? उनके गुड्स की वैल्यू हो गई और इंडियन गुड्स क्या होने लगा? धीरे धीरे खत्म। अब देखिए ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल। इंडियन रॉ मटेरियल को ड्यूटी फ्री कर दिया। फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड इन ब्रिटेन, यानी कि अगर उनको ब्रिटेन में गुड्स चाहिए थे, इंडियन गुड्स यानी इंडियन रॉ मटेरियल चाहिए था, तो उसको तो वो टैक्स फ्री लेके चले जाते थे। और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, और जो भी ब्रिटिश गुड्स थे उन सबको क्या कर दिया?
ड्यूटी फ्री कर दिया, यानी कि जो भी वो इंडियन मार्केट में सेल करते थे वो ड्यूटी फ्री टैक्सेस हो गए। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी वजह से जो इंडियन गुड्स थे उस पर तो टैक्सेस लगा दिए और ब्रिटिश गुड्स थे वो ड्यूटी फ्री कर दिए, तो जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में भी उन्होंने क्या किया, एक्सप्लॉइट किया। चलिए नेक्स्ट आपके सामने आता है फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडियन इकोनॉमी कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टैग्नेंट इकोनॉमी, इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो क्या थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जो कंप्लीटली सेट हो चुकी है, जिसका ग्रोथ ना के बराबर है, कि भाई ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी। बैकवर्ड मतलब जिसका जो भी यानी इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बैकवर्ड इकोनॉमी इज द वन विच पर कैपिटल इनकम इज वेरी लो, जिसकी पर कैपिटल इनकम क्या हो, बहुत ही ज्यादा कम हो। लगभग मैं आपको बता दूं 1947-48 में 230 पर कैपिटल इनकम थी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। मैं आपको बता दूं इंडिया में ज्यादातर लोग किस पे डिपेंड हुआ करते थे, एग्रीकल्चर पे, लेकिन एग्रीकल्चर एरिया ही क्या था, बहुत ज्यादा बैकवर्ड था, बहुत ज्यादा बैकवर्ड था। कैसे था, लगभग 72% पॉपुलेशन जो थी इंगेज थी एग्रीकल्चर में, लेकिन जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करते थे, सिर्फ और सिर्फ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते थे सिर्फ और सिर्फ 50%। यानी कि अगर मैं आपसे बात बताऊं तो कितना जो प्रोडक्शन था, जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही ज्यादा लो थी। कैसे लो थी, तो पर हेक्टेयर आउटपुट जो वीट था, पर हेक्टेयर आउटपुट वीट था 660 किलोग्राम, जबकि राइस जो था वो था 710 किलोग्राम, ओनली इतना ही आउटपुट था। अब उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में देखो, सबसे पहले उन्होंने बताया इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड थी, एग्रीकल्चर सेक्टर भी बैकवर्ड था और इंडस्ट्री भी बैकवर्ड है, इंडस्ट्री भी बैकवर्ड है। तो यानी इंडस्ट्री कैसे बैकवर्ड है, आइए देखते हैं। इंडस्ट्री बैकवर्ड है यानी प्रोडक्शन ऑफ द मशीन वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यानी कि जो भी मशीन वगैरह हम बनाते थे वो नेग्लिजिबल था, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल, मतलब बिल्कुल ही नहीं बनाया जाता था। इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन द इंपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटेन, यानी जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो किस पे डिपेंड हुआ करती थी, ब्रिटेन पे, जो भी हम ब्रिटेन से गुड्स क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट आता है स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री वाज ऑलमोस्ट रूइंड, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। उसके बाद पॉवर्टी, अब इंडिया के अंदर इंडियन इकोनॉमी में भैया पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी थी, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई थी और जितने लोग थे उनको लगभग 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा था, तो इसलिए इंडियन इकोनॉमी में पॉवर्टी भी क्या थी, बहुत ज़्यादा हाई थी। अच्छा, अब इंडियन इकोनॉमी में बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था भैया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही कम था। कैसे, यानी जनरेशन कैपेसिटी क्या थी, 2100 मेगावाट थी ओनली। रेलवे की लेंथ कितनी थी, 53596 किलोमीटर थी। और रोड की लेंथ कितनी थी, रोड की लेंथ थी 155,000 किलोमीटर ओनली। नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी में अगर डिपेंडेंसी की करते हैं हम, तो हैवी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट, यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी थी वो ज्यादातर किस पे डिपेंड हुआ करती थी, इंपोर्ट पे डिपेंड होती थी। जितने भी इक्विपमेंट है डिफेंस के लिए वो हमारी कंट्री में बनते ही नहीं है, हमारी इकोनॉमी बनाती नहीं है, तो वो सारे के सारे हम किस पे डिपेंड हुआ करते थे, डिफेंस इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल गुड्स ब्रिटिश पे डिपेंड हुआ करते थे। नेक्स्ट आता है लिमिटेड अर्बनाइजेशन, जो अर्बनाइजेशन एरिया था वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था, मतलब ज्यादातर जो लोग थे वो रूरल एरिया में रहते थे और उसका कुछ ही % लोग ऐसे थे जो अर्बन एरिया में रहते थे, भैया कुछ ही % लोग ऐसे थे। तो यानी इंडियन इकोनॉमी इतनी बैकवर्ड, मतलब इंडियन इकोनॉमी इतनी बैकवर्ड थी कि लोग अर्बन एरिया में सिर्फ और सिर्फ 14%, अर्बन एरिया में कितने % लोग रहते थे, 14, जबकि रूरल एरिया में कितने रहते थे, लगभग 86%। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, सेमी फेडरल इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी विच नाइदर होली फेडरल और नॉर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि ना ही तो सोशलिस्ट थी कंप्लीटली और ना ही कंप्लीटली कैपिटलिस्ट थी, सेमी फेडरल इकोनॉमी थी, जिसे ब्रिटिश मिक्स्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। इंडियन इकोनॉमी क्या थी, एक मिक्स्ड इकोनॉमी थी। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ब्रिटिश नोट में देखिए ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल का ओरिजिन कब हुआ, द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वाज इंडिया लेड बाय द बैटल ऑफ प्लासे, यानी कि कब हुआ, बैटल ऑफ प्लासे इन 1757, ठीक है। आफ्टर दिस बैटल द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल स्टार्टेड लेटेस्ट अबाउट 200 ईयर, ये लगभग 200 साल तक चला। उसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू इंडियन वाज बिकम ए पैसिव एजेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री कैपिटलिज्म
सफरिंग ऑल इट्स, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पहले पर्सन थे जिन्होंने, जो पैसिव एजेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सफरिंग इट्स थे। ओके, यानी कि उसके बाद सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट वर मेड मेजर नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम। देखो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने नेशनल और पर कैपिटल इनकम को मेजर करने की कोशिश की, यानी काम किया, मेजर किया पर पर्सन कैपिटल इनकम। जिसमें सबसे पहले कौन थे बेटा? दादा भाई नौरोजी, फिर विलियम दिग्बी, फिर उसके बाद फिंडले सीरियस, फिर उसके बाद VKRV राव और RC देसाई। उसके बाद द फर्स्ट एस्टिमेट, यानी कि मैं आपको बताऊं, द फर्स्ट एस्टिमेट ऑन नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम किसने एस्टिमेट की? दादा भाई नौरोजी ने। कब के लिए की? 1876 में की, फॉर द ईयर 67-68 के लिए की। चलिए उसके बाद द फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेटेड, अब जब फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेटेड किसने एस्टिमेट की नेशनल इनकम? तो फर्स्ट साइंटिफिकली एस्टिमेट की VKRV राव ने, VKRV राव ने। चलिए यहां तक हो गया। तो ये था हमारा इंडियन इकोनॉमी। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। भैया अब हम बात करते हैं जरा सभी के बारे में, थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में बात करते हैं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था? तो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं जरा, इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल was और मीनिंगलेस रूरल एंड एग्रीकल्चर इन कैरेक्टर। यानी कि मैं आपको बता दूं, जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो लगभग क्या था, बहुत ही ज्यादा, यानी कि एक मीनिंगलेस था, बहुत ही ज्यादा, मतलब कोई उसमें इतना वही नहीं था कि प्रोडक्टिविटी नहीं थी नियरली, जबकि उस पर नियरली 85% जो पॉपुलेशन थी वो मोस्टली किस पे डिपेंड थी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थी। लेकिन उसके बाद भी क्या था, मेन रीजन फॉर स्टेगनेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या क्या रीजन थे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो डेवलप नहीं कर पाया? तो सबसे पहले था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम मींस जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या था, जो भी किसान, जो फार्मर हुआ करते थे, उनको एक फिक्स रेंट देना पड़ता था, चाहे उनके पास इनकम आए या ना आए, लेकिन उनको एक फिक्स रेंट देना पड़ता था जमींदार को। और जमींदार किसको देते थे? जमींदार देते थे ब्रिटिशर्स को। ओके, जमींदारी सिस्टम को हम एक और नाम बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम को एक और नाम से बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जमींदारी सिस्टम को एक और नाम से बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। और इसे किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे इंट्रोड्यूस किया। कब किया? 1793 में इसको इंट्रोड्यूस किया। चलिए नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर सिस्टम जो था स्टैग्नेंट था। क्यों था ऐसा स्टैग्नेंट? तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है भैया आप ऐसी, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो बोलते थे कि आप ऐसी एग्रीकल्चर को उगाओ जिससे, ऐसी फसल को उगाओ जिससे आप प्रॉफिट कमा सको, ना कि लेवलीहुड, यानी कि फूड ग्रेन को छोड़ के आप कॉमर्शियल, जिसे आप सेल कर सको। कैश क्रॉप को उगाओ, यानी कि कैश क्रॉप सेल इन द मार्केट रेदर देन सेल्फ कंजप्शन, लाइक कॉटन, जूट, सुगर केन एंड ग्राउंड नट एक्सेट्रा। तो अब देखिए कुछ बच्चों को यहाँ पे आता है तो ये तो अच्छी बात है, इससे क्या होगा, इससे हमारे पास तो पैसा आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी, प्रॉब्लम ये है कि अगर मान के चलो ये कैश क्रॉप उगाते हैं तो उसे तो ब्रिटिशर्स ले जाते हैं। अब फूड ग्रेन के लिए इनको फिर से ब्रिटिशर्स के पास जाना पड़ता है और ब्रिटिशर्स से कहते हैं कि भैया हमें खाने के लिए पैसे दे दो, या खाने के लिए अब हमें ये फूड ग्रेन दो। अब वो जब फूड ग्रेन देते थे उसे बहुत ज्यादा महंगा देते थे, बहुत ज्यादा पैसों में देते थे। अब यहाँ पे अगेन उनके साथ वही प्रॉब्लम आ गई, अगर वो कैश क्रॉप उगाते हैं तो फसल भी चली जाती है और साथ के साथ जो उनके खाने पीने के मिलते हैं फूड ग्रेन्स, वो भी उन्हें ब्रिटिश से खरीदने पड़ते हैं और महंगे ज्यादा पैसों में खरीदना पड़ता था। चलिए नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम थी? चलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। भैया प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो थी। प्रोडक्टिविटी लो का मतलब क्या है कि जो एरिया था, जिस एरिया में जितना भी प्रोड्यूस होना चाहिए गुड्स, एक्चुअल में उतना प्रोड्यूस होता ही नहीं था। तो क्यों थी? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा खराब थी, एजुकेशन थी ही नहीं, तो जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी खराब थी। स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। भैया एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट थी, स्केर्सिटी मतलब कमी थी, था ही नहीं, फार्मर के पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी कि वो क्या कर सके, चेंज कर सके या मान के चलो उसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर सके, नहीं। तो इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, कंप्लीटली एकदम स्टैग्नेंट था, मतलब जिसका ग्रोथ ही नहीं हो सके। और क्या क्या रीजन थे? और अदर रीजन देखिए क्या थे, वीक प्रोडक्शन था, सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग था और पार्टीशन ऑफ कंट्री। इन सब की वजह से स्टैग्नेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ग्रोथ ही नहीं था। चलिए
नेक्स्ट जो अब हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या हालात थे। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन इन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया? द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू फोल्ड। उनके मेन दो थे रीजन। पहला रीजन क्या था? टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट, ताकि वो इंडिया से रॉ मटेरियल सस्ते पैसों में ले जा सकें, एंड रिड्यूस इंडियन एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश। ठीक है। उसके बाद दूसरा, एंड सेल द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड इंडियन मार्केट एट हाई प्राइस, यानी कि उन्होंने जो हैंडीक्राफ्ट था उसको खत्म किया। हैंडीक्राफ्ट को खत्म करने का मेन जो उनका मकसद था वो ये था कि भैया जो भी इंडियन रॉ मटेरियल है उसे तो सस्ते चीप कम प्राइस में लेके चले जाएं, एंड और क्या करें, और जो भी अपने गुड्स हैं, जो भी ब्रिटिशर्स के गुड्स हैं, वो उसे क्या करें, मार्केट में ही हाई प्राइस पे क्या करें, सेल करें इंडियन मार्केट के अंदर। द रिजल्ट डिक्लाइन द वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ, वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट। अच्छा, अब एडवर्स इफेक्ट क्या पड़े हैंडीक्राफ्ट को डिक्लाइन होने की वजह से, तो मैं आपको बता दूं, डिक्लाइन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, एडवर्स इफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी टू, यानी कि दो एडवर्स इफेक्ट पड़े। पहला हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स क्या था, इंपोर्ट करना पड़ता था। चलिए नेक्स्ट, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स हो गया। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, यानी कि अपने पास क्या था, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी ही नहीं, यानी कि द कैपिटल गुड इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल एक्सेट्रा, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो मशीन टूल एक्सेट्रा ये सब प्रोड्यूस कर सके, ऐसी तो इंडिया के अंदर इंडस्ट्री ही नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था लो कॉन्ट्रीब्यूटर टू जीडीपी, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो बहुत ही स्मॉल था, वेरी स्मॉल, यानी कि उससे ज्यादा तो एग्रीकल्चर सेक्टर। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, अब मैं आपको बता दूं पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो क्या था, वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था। अब उसका मेन रीजन, द लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर वाज आल्सो ए सिग्निफिकेंट रीजन फॉर द ड्रॉबैक ऑफ द इंडस्ट्रियल, यानी कि देखिए पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो बहुत ज्यादा कम था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था, बैकवर्ड था। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बैकवर्ड होने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि जो भी रोल था पब्लिक सेक्टर का वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था, यानी कि द पब्लिक सेक्टर रिमेन्ड कन्फाइंड ओनली द रेलवे, पावर जनरेशन, यानी कि कम्युनिकेशन एंड पोर्ट, सम अदर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, ये कुछ ही डिपार्टमेंट थे जिनके पास इनकी क्या थी, अंडरटेकिंग थी, जिस वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था, बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड था, लो था। चलिए, द मेजर बैक थ्रू वाज द अप द टाटा आयरन स्टील कंपनी इन द ईयर 1907। ओके, अब फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं। तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फॉरेन ट्रेड की बात करें तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब भी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। यानी कि देखिए, इंडिया हैज बीन द इंपोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एसेंट टाइम, बट द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ द कमोडिटी production, trade and the tariff posed by the British government adverse effect on the structure, composition, volume and the Indian foreign trade। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास। तो सबसे पहले फॉरेन ट्रेड पे उन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले फॉरेन ट्रेड को उन्होंने इस तरह से किया, सबसे पहले उन्होंने किया नेट एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल और इंपोर्ट करते थे क्या, फिनिश गुड्स। इंडिया बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ रॉ मटेरियल। पता है इंडिया क्या करता था, जितना भी रॉ मटेरियल होता था उसको क्या कर देता था, उसको कर देता था एक्सपोर्ट, और फिर उसके बाद उनको इंपोर्ट करना पड़ता था क्या, फिनिश गुड्स। अब वो रॉ मटेरियल क्या था, जैसे सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा, इन सबको क्या करता था वो, इन सबको कर देता था एक्सपोर्ट। चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल का क्या था, मोनोपोली कंट्रोल था। मोनोपोली कंट्रोल मतलब जो भी मान के चलो हमें एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो इन सब पे मोनोपोली कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स जिस पे चाहते उस पे ज़्यादा टैक्सेस लगा देते, जिससे चाहते उस पे कम लगा देते, फ्री कर देते, तो उनका मोनोपोली कंट्रोल था इस पे। उसके बाद ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ब्रिटिश ड्यूरिंग रूल, यानी कि ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जो भी इंडियन वेल्थ थी उससे क्या करना, ड्रेन करना। ड्रेन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी कि इंडिया से उसे ब्रिटिश मार्केट में लेके जाना। ब्रिटिश
मार्केट में लेके जाना। अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया बिकम ए एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ द फिनिश गुड। देयर वाज द ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट, यानी कि वो बहुत, इंडिया क्या करता था, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था। एक्सपोर्ट सरप्लस वॉज यूज, जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस होता था उसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसे दो जगह पे यूज करती थी। एक तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की पेमेंट के लिए, दूसरा वॉर में एक्सपेंसेस इन वॉर, जो भी वॉर में एक्सपेंस होते थे, और तीसरा इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, जो भी इनविजिबल आइटम थे उसे इंपोर्ट करने के लिए वो क्या करते थे, उस एक्सपोर्ट सरप्लस को यूज करते थे। चलिए नेक्स्ट, ट्रेड थ्रू द शूज कैनल। शूज कैनल का मतलब क्या था, ये कब ओपन हुआ था, 1869 में ओपन हुआ था। इट ओपन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये किस लिए ओपन किया गया था, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। इट प्रोवाइड डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, यानी कि ये डायरेक्टली इंडिया और ब्रिटेन के बीच में क्या करता था, एक शिप था, शिप वे था, जिसकी तरह वजह से इंडिया और जो ब्रिटेन का जो रास्ता था, जो टाइम था, वो कम लगता था और एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजीली होता था। डेमोग्राफिक कंडीशन, अब देखिए डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी इंडिया के बारे में, चलिए आप देखते हैं। यानी कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑल द फीचर ऑफ ए स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी। पहला, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब कंडक्ट हुआ था, 1881 में कंडक्ट हुआ था। ओके, सेंसस ऑपरेट वाज कैरिड आउट आफ्टर एवरी 10 ईयर, जो सेंसस कैरिड होता है वो हर 10 साल के बाद कैरी किया जाता है इंडिया के अंदर। 1921 ईयर द ग्रेट डिवाइड, यानी कि 1921 ईयर को ग्रेट डिवाइड ईयर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, बिफोर 1921 इंडिया वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन, सेकेंड स्टेज ऑफ द ट्रांजेक्शन बिगेन आफ्टर 21, यानी कि जो सेकेंड बिगेन था वो 1921 के बाद क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। सो इसीलिए 1921 को क्या बोला जाता है, ग्रेट डिवाइड ईयर बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग पॉइंट। अब देखिए डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी कि जो इंडिया के अंदर बर्थ रेट और डेथ रेट था वो बहुत ही ज्यादा क्या था, हाईली था, यानी कि नियरली, मैं आपको बताऊं पर 1000, यानी बर्थ रेट रेफर टू द, अच्छा बर्थ रेट को किस में मेजर किया जाता है, पर 1000 में मेजर किया जा सकता है। डेथ रेट द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग द पर 1000, इसको भी डेथ को भी पर 1000 में मेजर किया जाता है। और मैं आपको बता दूं बर्थ रेट क्या था 48 और डेथ रेट क्या था 40 था। उसके बाद हमारे पास आता है लो लिटरेसी रेट, यानी लिटरेसी रेट क्या था इंडिया के अंदर, बहुत ही ज्यादा लो था। मतलब डेमोग्राफिक कंडीशन, हम इंडिया के बारे में बात करिए भैया, इंडिया क्या था, डेथ रेट बर्थ रेट क्या था, बहुत ज्यादा हाई था। उसके बाद एजुकेशन लिटरेसी रेट क्या था, बहुत ज्यादा लो था, लगभग 16%, और जिसमें फीमेल कितनी थी, ओनली 7%, फीमेल ओनली 7%। पुअर हेल्थ फैसिलिटी, जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो बहुत ही ज्यादा क्या थी, पुअर थी, अपने पास कुछ था ही नहीं भैया, अपने पास कुछ था ही नहीं। when available were highly inadequate, as the result water and airborne diseases were widespread. Next, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है, यानी कि जो बच्चे जिन बच्चों की डेथ 1 साल से पहले हो जाती है, जिन बच्चों की डेथ 1 साल से पहले हो जाती है उसे मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218 था, लगभग 218 था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, फिर 44 रह गया पर 1000 इन 2011, पर 1000 2011 में ये 48 रह गया। ओके, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पहले के लोग जो थे उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, मतलब एक बार अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो अपने पास फैसिलिटी तो थी नहीं, फैसिलिटी नहीं थी तो उनकी डेथ हो जाती थी। तो हमारे पास क्या था बेटा, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था। पहले जो एवरेज थी वो 44 थी और अब कितना है, वो 68 हो गया है, पहले 44 ईयर थी एवरेज। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या थी, बहुत ज़्यादा, पॉवर्टी क्या थी, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी। देयर इज नो टाइप एक्सटेंशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉमन पीपल इन इंडिया वेरी लो, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो भी क्या था, बहुत ही ज़्यादा लो। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इंडिया के अंदर ऑक्यूपेशनल मतलब काम कहाँ कहाँ पे करते थे, 3 सेक्टर में काम करते हैं इंडिया के अंदर, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, प्राइमरी की बात करें तो ये क्या इंक्लूड करता है, प्रोडक्शन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करते हैं उसी को हम कहाँ पे इंक्लूड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में हम किसको इंक्लूड करते हैं, इट इंक्लूड द प्रोडक्शन यूनिट वर एंगेज्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन वन गुड टू अनदर गुड, एक गुड से दूसरे गुड्स में जो हम कन्वर्ट करते हैं, इट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, और ये क्या करता है, रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करता है, फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करता है, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी। ओके, फिर उसके बाद आता है टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर क्या होता है,
इट इंक्लूड प्रोडक्शन यूनिट इंगेज इन द प्रोडक्शन सर्विस, यानी कि जहाँ पे प्रोडक्शन सर्विस हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ये टेरिटरी इंक्लूड करता है, टेरिटरी सेक्टर। ओके, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड फाइनेंशियल। चलिए नेक्स्ट आता है। तो अब उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो क्या था, तो प्रीडोमिनेंस ऑफ द प्राइमरी ऑक्यूपेशनल, जो डोमिनेंस थी वो प्राइमरी ऑक्यूपेशनल की थी। जैसे 72% था अप्रोक्स प्राइमरी में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 10% था, और जबकि सर्विस सेक्टर में कितना था, ये 18% था सिर्फ और सिर्फ। रीजनल वेरिएंस क्या थे, रीजनल वेरिएशन अनदर स्ट्रीकिंग एस्पेक्ट वाज द ग्रोथ रीजनल वेरिएशन, यानी कि रीजनल का मतलब हो गया एरिया वाइज, एरिया के वेरिएशन क्या थे, लोग बाग कैसे कैसे काम चलाते थे। द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल डिक्लाइन इन द डिपेंडेंसी वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर। इन सभी स्टेट ने जो एग्रीकल्चर वर्कफोर्स पे वो डिपेंड थे वो सब क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। यहीं पे कुछ स्टेट में ऐसा भी हुआ कि इंक्रीज हुआ ये, तो वो कहाँ कहाँ था, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में ये सब क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। अब हम बात करने जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सच इंडस्ट्री विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द अदर इंडस्ट्री, यानी कि जो अदर इंडस्ट्री की ग्रोथ करने में हेल्प करता है उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे सबसे पहले इसमें क्या आता है मेरे बच्चों, रेलवे। रेलवे क्या करता है, रेलवे भैया ऐसा है ना, रेलवे क्या करता है, ग्रोथ करने में क्या करता है, हेल्प करता है, इसीलिए इसे इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट किया जाता है। अच्छा, रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1850 में, और एंड इंडिया रेलवे बिगेन देयर ऑपरेट इन 1853, और 1856 में ये क्या किया, इंडिया में बिगेन स्टार्ट हुआ 1853 में। चलिए अब बात करते हैं इंडिया फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रेन फ्रॉम। इंडिया की जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी वो बॉम्बे से थाना के लिए चली, जिसका डिस्टेंस था 34 किलोमीटर, और ये कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में चली थी। चलिए नेक्स्ट आता है, द रेलवे अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वे। जो रेलवे था उसने इंडियन इकोनॉमी को अलग अलग वे में क्या किया, अफेक्ट किया। कैसे, देयर वाज चीप एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ पीपल वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि कम पैसों में और बहुत ही जल्दी मूव करते थे पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पे। इंक्रीज द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, उन्होंने कॉमर्शलाइजेशन को क्या किया, इंक्रीज किया। इट ब्रोक जोग्राफिकल कल्चरल बैरियर्स, यानी कि जो भी जोग्राफिकल बैरियर थे उन सबको क्या किया, ब्रेक किया, और मार्केट में गुड्स को सील किया। ओके, नेक्स्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है वो आता है रोड। अब दूसरा क्या आया, रोड आया। अब कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कुड नॉट अकम्प्लिश मच ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑन रोड ड्यू टू द स्ट्रिक्ट फंड, स्केर्सिटी ऑफ फंड, मतलब उनके पास फंड नहीं था तो वो ज़्यादा रोड पे खर्चे नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। देयर इज ऑलवेज रिमेन्ड शॉर्टेज ऑफ द वेदर रोड सच एज रूरल एरिया ड्यूरिंग द रेन सीजन। अब इंडिया के अंदर क्या था ना भैया, रोड की ना बहुत ज़्यादा कमी थी। मैं आपको बता दूं इंडिया के अंदर रोड्स की बहुत ज़्यादा कमी थी। इवन यहाँ तक भी था कि रेन टाइम में जो रूरल एरिया है वहाँ के रोड बहुत ज़्यादा क्या होते थे, खराब होते थे। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, अब क्या हुआ, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट को भी क्या किया गया, ठीक किया गया, सही किया गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। अब मैं आपको बता देता हूँ कम्युनिकेशन अंडर द पोस्टल सिस्टम स्टार्ट इन द 1837। जो पोस्टल सिस्टम था वो कब स्टार्ट हुआ, 1837 में स्टार्ट हुआ, और इंट्रोड्यूस इन इंडिया। द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वॉज ओपन 1857। जो फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन थी वो कब आई, 1857 में। ओके, नेक्स्ट आता है रीजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। वो क्या रीजन थे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ, डेवलप हुआ। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट टू प्रोवाइड द बेसिक एमिनिटीज टू पीपल बट टू सर्व देयर ओन कॉलोनियल इंटरेस्ट। मतलब उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या किया, डेवलप किया, लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए डेवलप किया, उन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए डेवलप किया ताकि वो इंडिया से जो भी रॉ मटेरियल है इजीली उसे ब्रिटिश लेके जाए जा सके। ओके, नेक्स्ट द रोड वाज बुल्ट द मोबिलाइज द आर्मी, और आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। उसके बाद पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। भैया इतना ब्रिटिश ने क्या किया, इतना ब्रिटिश ने काम किया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कुछ ना कुछ ऐसे काम थे जो ब्रिटिश ने अच्छे काम किए। वो क्या था, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी कि देखिए कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्ट इन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। पहला, फूड ग्रेन के लिए सेल्फ सफिशिएंसी। दूसरा, बेटर
ट्रांसपोर्टेशन। अब ब्रिटिश रूल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन था हमारा वो बेटर हुआ, चीप हुआ, सस्ता हुआ। एक जगह से दूसरी जगह हम जो गुड्स लेके जा सकते थे अब कम पैसों में लेके जा सकते थे। शिफ्टेड ऑफ द मॉनेटरी इकोनॉमी, और मॉनेटरी इकोनॉमी को क्या करना, शिफ्ट कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, यानी जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप था वो क्या हुआ, इफेक्टिव हुआ। उससे हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप था वो क्या हुआ, इफेक्टिव हुआ। तो ये सारे के सारे क्या थे, पॉजिटिव थॉट थे। किसके, ये सारे के सारे पॉजिटिव थॉट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट होता है कंप्लीट, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 का हमारा नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। मतलब इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। अब आइए हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 में। इकोनॉमी सिस्टम क्या था। इकोनॉमी सिस्टम रेफर टू द अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर सोल्व। यानी इकोनॉमी सिस्टम क्या था, जिसमें हम सेंट्रल प्रॉब्लम को क्या कर सके, सोल्व कर सके, उसी को हम बोलते थे इकोनॉमी सिस्टम। अब सेंट्रल प्रॉब्लम क्या थी, सेंट्रल प्रॉब्लम थी 3, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस था, इट इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड क्वांटिटी ऑफ ईच इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस। यानी कि हम क्या सेलेक्ट करें, कितना गुड्स बनाएं ताकि हम इकोनॉमी में उसे प्रोड्यूस कर सकें। ओके, ये दो तरह के गुड्स होते हैं इसके अंदर, पहला कंज्यूमर गुड्स, दूसरा कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट आता है व्हाट, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर क्या था, इट इन्वॉल्व द डीलिंग विद द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये किसके साथ डील करता है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के साथ। इसके अंदर कितनी टेक्निक्स हैं, 2 टेक्निक्स हैं। पहला मोर लेबर लेस कैपिटल, दूसरा लेस कैपिटल मोर लेबर। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। भैया किसके लिए गुड्स को प्रोड्यूस करें, तो ये हम देखते थे फॉर हुम टू प्रोड्यूस में। यानी इकोनॉमी के अंदर 3 चीजें हो गई, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करें, कैसे करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें, मेनली ये था इकोनॉमी सिस्टम का। अब टाइप ऑफ इकोनॉमी सिस्टम, इकोनॉमी के कितने सिस्टम होते हैं, इकोनॉमी के अंदर 3 सिस्टम, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, वन विच मींस द प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। जिसमें जो भी प्रोडक्शन है वो ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है, कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर करता है। द प्रोडक्शन, इनका मेन प्रोडक्शन किस लिए होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। द प्रॉब्लम आर सोल्व थ्रू द मार्केट फोर्स, और सेंट्रल प्रॉब्लम किसके थ्रू सोल्व की जाती है, इसके अंदर मार्केट फोर्स के थ्रू सोल्व की जाती है। चलिए सोशलिस्ट, जिसे सेंट्रल कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, इसके अंदर कौन ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंप्लीटली से ऑपरेट और कंट्रोल करती है, और इनका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। फिर उसके बाद आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है, जहां पे दोनों मोटिव होते हैं, जहां पे दोनों मोटिव होते हैं। क्या क्या मोटिव होते हैं कि भैया वो क्या करना चाहते हैं, वो सर्विस भी देना चाहते हैं, प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं। अब जैसे मैं आपसे बताऊं कि सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहां पे चलती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको मिलेगी यूएसए वगैरह में। सोशलिस्ट इकोनॉमी चाइना में, जहां पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की चलती है। मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया में, जहां पे दोनों की चलती है। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर इकोनॉमी प्लानिंग की बात की जाए तो इकोनॉमी प्लानिंग क्या आता है, प्लानिंग डिफाइन एज द मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन, जो कि क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रीहेंसिव सर्वे। यानी कि जो कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करते हैं, क्या सर्वे करते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन हुआ था वो 1948 में हुआ था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असाइन लीड रोल बाय द पब्लिक सेक्टर। उन्होंने इसमें जो लीड रोल दिया वो किसको दिया भैया, पब्लिक सेक्टर को दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप द प्लानिंग कमीशन इन 1950। याद रखना, गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया, 1950 में, विद द प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन। इसका चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। यानी कि प्लानिंग कमीशन कब हुई, 1950। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। प्लानिंग कमीशन फिक्स द प्लानिंग पीरियड। प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, फिक्स किया प्लानिंग पीरियड। कितने साल का किया, 5 साल का। तभी से क्या स्टार्ट हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया। ओके, अब जो 5 ईयर प्लान आया, 5 ईयर प्लान क्या है भैया, हर 5 साल का एक प्लान बनाया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने कहा कि इस 5 साल में हम क्या करेंगे, अपनी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट करेंगे। उसी को एक नाम दे दिया 5 ईयर प्लान। और उनका गोल क्या था, जो भी बैकवर्डनेस इकोनॉमी थी उसको खत्म करना। 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ, पहला 1951 से, यानी 1 अप्रैल 1951 को। एंड कब हुआ, 31 मार्च 1956 में। ओके, गोल ऑफ 5 ईयर प्लान क्या थे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी।
ग्रोथ का मतलब क्या था? ग्रोथ का मतलब था रेफर टू द इंक्रीज द कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस विद द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विस को क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें। ग्रोथ मींस आइदर लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, लार्ज स्टॉक में हम क्या करें, कैपिटल को प्रोड्यूस कर सकें। लार्ज साइज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग, बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो सके, एफिशिएंसी ज्यादा हो और इन जीडीपी क्या हो, इंक्रीज हो। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के अंदर क्या था, मॉडर्नाइजेशन के अंदर दो चीजें थी, अडोप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, चेंज इन सोशल आउटलुक, तो भैया आप जो है वो टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करो जो भी चेंज होती है, और अपना जो भी सोशल आउटलुक है उसे क्या करो, चेंज करो, उसी को हम बोलते थे मॉडर्नाइजेशन। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन किसका पार्ट है, मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है। उसके बाद सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस के अंदर क्या था, तो सेल्फ रिलायंस का मतलब था सीधा सीधा कि सेल्फ रिलायंस मींस रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट ऑफ दोज गुड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द कंट्री इटसेल्फ, यानी कि उन गुड्स पे डिपेंडेंसी को खत्म कर दो जिसे हम खुद बना सकते हैं। सेल्फ रिलायंस यानी कि जिन गुड्स को हम खुद बना सकते हैं भैया उनका इंपोर्ट क्या कर दो, खत्म कर दो मेरे बच्चों, खत्म कर दो। इंडिया वांट टू सेल्फ रिलायंस व्हिच मींस सेल्फ सफिशिएंसी, फूड ग्रेन सेल्फ सफिशिएंट, फॉल इन फॉरेन डिपेंडेंसी, रेज इन एक्सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री इन जीडीपी। इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या था, इक्विटी का मतलब था भैया, इक्विटी रेफर टू द रिडक्शन इन द इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम, यानी कि जो भी इनइक्वालिटी है उसे क्या कर दो, खत्म कर दो। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये पढ़ रहे हैं भैया ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव किसके पढ़ रहे हैं हम, ये हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव 5 ईयर प्लान के, यानी 5 ईयर प्लान क्या क्या चाहता था, ये सारे काम चाहता था 5 ईयर प्लान। एट रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो कहता था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करो, रेज कर दो। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वीकर सेक्शन कौन है सोसाइटी के अंदर, लैंडलेस वर्कर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, इकोनॉमिकल पुअर एंड बैकवर्ड पीपल एंड हैंडीक्राफ्ट पीपल। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास जो 5 ईयर प्लान था, पहला कब से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 51 से 56 तक रहा। ओके, मैं आपको बता दूं उसके बाद ये है सभी मेरे जिनके पास नोट्स हैं भैया, नोट्स में देख लेंगे। और मेन चीज़ है इसमें फिर लास्ट, क्योंकि रिवीजन क्लास है हम सारा तो नहीं देखेंगे, आप सेल्फ देख लेना, लेकिन हाँ लास्ट वाला बता देता हूँ। लास्ट वाला चला है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चला है लास्ट। ओके, अब बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हम बात करें, एग्रीकल्चर द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, बैकबोन है एक तरह से इंडियन इकोनॉमी का। क्यों, एनी चेंज इन एग्रीकल्चर सेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव हैज मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द एंटायर इकोनॉमी। अगर मान के चलो एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ भी चेंज होता है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो इकोनॉमी पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। लगभग द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्कफोर्स, लगभग 70 to 75% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही क्या करते हैं, काम करते हैं। रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर के रोल क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर के रोल है तो सबसे पहले शेयर इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के अंदर इट कंट्रीब्यूट लगभग 50%, 1950 से 51 तक लगभग 50% ये कंट्रीब्यूट करता था। एट प्रेजेंट 13.9% क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। ओके, शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर भैया एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा देता है इंडिया के अंदर। एग्रीकल्चर सेक्टर द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इन द इंडिया, लगभग 54.6% जो लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर उसे एम्प्लॉयमेंट देता है। बेसिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बेसिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। क्यों रोल है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो कौन प्रोवाइड करता है यार, वो तो मेरे प्रोवाइडर एग्रीकल्चर सेक्टर करता है ना भैया, तो इसलिए इसका भी बहुत बड़ा रोल है। प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, अब भैया यहाँ पे तो बड़ी टेंशन भी है। क्या क्या टेंशन है, आइए उन टेंशन के बारे में जरा कुछ बातें कर लेते हैं। प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है, यानी कि मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़े एरिया में भी उतना हम नहीं कर पाते। डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पे एक आदमी काम करता है वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में 2 लगे रहते हैं, 3 लगे रहते हैं, एक की जगह पे 2 या 3 लगे रहते हैं, तो इसलिए क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। डिसगस्ट मतलब एक जो काम एक आदमी कर सकता है उसी काम को अब 3 आदमी कर रहे हैं, तो एक तरह से ये क्या है, ये अनएम्प्लॉयड है, ये अनएम्प्लॉयड है, तो इसी को बोलते हैं डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, हाई डिपेंडेंसी और रेनफॉल, और उसके बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो किस पे डिपेंड हुआ करता था, रेनफॉल पे डिपेंड हुआ करता था। रेनफॉल पे डिपेंड हुआ था जिसकी वजह से क्या होता था बच्चा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम, भैया उतना आउटपुट नहीं हो पाता था। नेक्स्ट करते हैं सब्सटेंस फार्मिंग, जो भी फार्मिंग होती थी
सब्सटेंस, मतलब किसी सरप्लस के लिए काम नहीं करते थे हम, सिर्फ और सिर्फ इतना खाना पीना चल जाए, सुबह की दाल रोटी चल जाए, बस बहुत है भैया। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टीनेंट एंड द लैंडलॉर्ड, भैया लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में झगड़े होते रहते थे आए दिन टीनेंट बोलता था नहीं ऐसा नहीं, तो लैंडलॉर्ड बोलता था नहीं ऐसा नहीं, कि भाई इतना दो, ये दो, पैसे दो, ये करो वो करो, झगड़े चलते रहते थे, ये एक प्रॉब्लम थी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड थी भैया, बुग्गी भैंसे लेके चल देते थे लोग बाग, तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड थी, यानी ट्रैक्टर की जगह पे बैल यूज होते थे, इस वजह से। स्मॉल लैंड होल्डिंग, अब भैया एग्रीकल्चर सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? स्मॉल लैंड होल्डिंग। स्मॉल लैंड होल्डिंग का मतलब क्या था मेरे बच्चा? सबके पास उतनी जमीनें थी नहीं जितना वो काम कर सकते थे, और किसी के पास इतनी जमीनें थी कि वो काम ही नहीं कर सकता था, तो जिसकी वजह से क्या था, स्मॉल लैंड होल्डिंग भी एक प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, उतना हम काम ही नहीं कर पाते थे। मैं काम करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास तो भैया लैंड ही नहीं है, तो कैसे काम करूं मैं, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम थी। लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि जो डिग्रेशन, कॉन्टिन्यूस क्रॉपिंग विदाउट रिप्लेसिंग लॉस द फर्टिलिटी। अगर मान के चलो हम कॉन्टिन्यूसली एक ही फसल बार बार उगा रहे हैं, तो उससे वो क्या करता है, उससे जो भी फर्टिलिटी पावर है, जो भी लैंड की पावर होती है, वो खत्म होती चली जाती है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। ओके, पॉलिसी फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो पॉलिसी थी वो क्या क्या लेकर आए? लैंड रिफॉर्म लेकर आए, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए, जनरल रिफॉर्म्स लेकर आए। लैंड रिफॉर्म क्या था भैया? लैंड रिफॉर्म में क्या था, अब मैं आपको बता दूं, लैंड रिफॉर्म में स्मॉल लैंड होल्डिंग हमारे लिए एक प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कहा जो भी स्मॉल लैंड होल्डिंग है भैया, उसे क्या कर दो, उसे खत्म कर दो, रिमूव कर दो। लैंड रिफॉर्म एम द रिमूविंग द ऑब्जेक्शन, यानी कि ऑब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जो भी प्रॉब्लम थी उनको खत्म करना, डेवलप। ओके, उसके बाद क्या आ गया, ओनरशिप पैटर्न को चेंज कर दिया। अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, यानी कि मैं आपको बता दूं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ना इंटरमीडिएटरीज, मतलब इंटरमीडिएटरीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे मान के चलो कल को मैं क्या करता था, जब कल को मैं अपने कुछ भी गुड्स, रॉ मटेरियल मार्केट में सेल करने जाता था, तो भैया मैं मार्केट में तो सेल नहीं कर सकता था, मैं फार्मर हूं, मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करता था, इंटरमीडिएटरी के पास जाता था। इंटरमीडिएटरी कोई भी एक बीच में पर्सन जो हमसे खरीदता था, इंडस्ट्री में सेल करता था, वो हमसे कहता था तुम्हें 10 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे, और हमारे गुड्स को 50 में बेचता था। तो कहीं ना कहीं जो भी फार्मर थे उनके पास तो आता नहीं था पैसा, तो वो कहाँ रहते थे, वो रहते थे प्रॉब्लम, लॉस में। ओके, जमींदार हु कलेक्ट द फिक्स, जैसे जमींदार सिस्टम हो गया, जमींदार सिस्टम को खत्म किया। उसके बाद टेनेंसी रिफॉर्म को खत्म किया। रेंटेड आउट ऑफ दिस, यानी टीनेंट वर्ड टू मेरी, जमींदार यानी कि जो जमींदारी सिस्टम था उसको क्या किया उन्होंने, खत्म करना स्टार्ट किया। ओके, अब आगे देखिए, हाँ, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आए, रेगुलेशन ऑफ रेंट लेके आए, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ले, ओनरशिप राइट ऑफ टेन्योर, यानी कि रेगुलेशन ऑफ टेनेंट में क्या लेके आए, रेगुलेशन लेके आए। पहले क्या था, एक फिक्स रेट हुआ करता था, लेकिन अब वो फिक्स नहीं है, वो एक परसेंटेज में कर दिया है कि जो भी इनकी इनकम होगी भैया आप इतने से इतना परसेंट उनसे चार्ज कर सकते हो, फिक्स नहीं है। पहले क्या था, अगर मान के चलो रेंट है 1 लाख रुपए, अगर कोई कमा रहा है 10 लाख तो भी 1 लाख देना है, कोई कमा रहा है 50,000 तो भी 1 लाख देना है। अब क्या है, कोई अब मान के चलो किसी ने 50,000 कमाए, तो वो तो लाख रुपए दे नहीं सकता, उसे तो उल्टा वो लॉस में चला जाएगा, डेब्ट रेट में फंस जाएगा, तो वो क्या कर दिया, अब 33% कर दिया, भाई इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। सिक्योरिटी टेन्योर, यानी कि एक पर्सन के पास सिक्योरिटी टेन्योर कर दिया गया, यानी मोस्ट ऑफ द स्टेट हैज द पास लेजिस्लेशन प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑफ टीनेंट कल्टिवेशंस, द टीनेंट नोट रिमूव द लैंड एक्सेप्ट अंडर दो, ठीक है। अब उसके अंदर जो टीनेंट है वो उससे आप छीन नहीं सकते उसकी जमीनें, कुछ लोग के अगेंस्ट। ओके, ओनरशिप राइट फॉर टीनेंट्स, अब टीनेंट्स के पास उन्होंने क्या दे दिया, कुछ ओनरशिप राइट दे दिए गए। लैंड सीलिंग में क्या कर दिया गया, एक पर्सन के पास फिक्स कर दिया गया कि इतनी ही लैंड हो सकती है, उससे ज्यादा लैंड नहीं हो सकती, एक मिनिमम मैक्सिमम का जो था वो एक लिमिट कर दी गई। जैसे जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा थी वो भी काम नहीं कर रहे थे, जिनके पास थी नहीं लैंड वो भी काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा अगर किसी के पास है तो जिसके पास कम है भैया उसको उठा के दे दो। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी कि पहले क्या था, इस जो लैंड होल्डिंग थी वो अलग अलग थी, तो जैसे मान के चलो मेरे पास कुछ यहाँ पे, कुछ दूसरी जगह, कुछ तीसरी जगह, कुछ चौथी जगह है, अब 4 जगह है लेकिन थोड़ी थोड़ी है, अब मैं चारों जगह काम ही नहीं कर सकता क्योंकि इतना एरिया ही नहीं है कि मैं काम कर सकूं, तो उन्होंने क्या किया, कंसोलिडेशन कर दिया कि भैया तुम्हारी टोटल बताओ कितनी है, तुम एक जगह ले लो इस जमीन को और यहाँ पे तुम क्या करो, अब काम करो, ठीक है। उसके बाद आया ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या करने, चेंज करने, उसी को हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द थर्ड प्लान, यानी जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया वो कब आया, थर्ड प्लान में आया। द एम ऑफ द स्ट्रेटेजी वाज टू बी
रेज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और इनका मेन एम क्या था, ताकि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को क्या कर सके, रेज कर सके थ्रू मॉडर्न इनपुट लाइक फर्टिलाइजर, क्रिएट मार्केटिंग फर्टिलिटीज एक्सेट्रा। उसके बाद एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 75 ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन वॉज डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। उसके बाद नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर डिपेंड, यानी कि एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड हुआ करता था, मानसून पे डिपेंड हुआ करता था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा लो थी। तो उसके बाद आया क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, रेफर टू द लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन और इन फूड ग्रेन ड्यू टू यूज ऑफ द हैवी यील्ड सीड वेराइटी, हाई यील्ड वेराइटी, यानी कि उन्होंने क्या किया, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स को क्या करना, यूज किया, जिससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हुआ। फीचर क्या थे, देखिए अब फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यूज पैकेज इनपुट को यूज करते थे। ये क्या होते थे, साइंटिफिक रोटेशन क्रॉप होती थी, क्रेडिट एंड पैकेज इनपुट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट। अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या किया गया, अनाउंस किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंपॉर्टेंट थे, रेज इन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। ओनली 5 क्रॉप्स रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 5 क्रॉप्स, इन्होंने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट किया, व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा और मेज। उसके बाद अटेन मार्केटेबल सरप्लस, अब पहले जहां पे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लाइवलीहुड के लिए अर्न कर पाते थे, अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने सरप्लस अर्न करना स्टार्ट कर दिया। स्टॉक, यानी कि पहले लोगों के पास गुड्स रहते ही नहीं थे, अब उन्होंने स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया धीरे 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 धीरे। अब आते हैं नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ लो इनकम ग्रुप, यानी कि उनको क्या होने लगा, लो इनकम ग्रुप के जो पर्सन थे उनके क्या होने लगे, बेनिफिट होने लगे। कैसे होने लगे बेनिफिट, proportion of the food grain was sold by the farmer in the market, their price decline relative to the other term of the consumption, उनके प्राइस क्या हुए, डिक्लाइन हुए। the low income group who spend the large percentage of their income on the food benefit of this decline, अब प्राइस डिक्लाइन हुए तो जो फूड ग्रेन के लिए क्या करते थे, अपना हैवी पैसा, हैवी अमाउंट फूड ग्रेन पे ही स्पेंड करते थे, अब वो कम करके उतना ही गुड्स कंज्यूम कर पा रहे हैं, तो इससे उनको बेनिफिट हुआ। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, अब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से। नेक्स्ट, रिस्क इन्वॉल्व अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन, अब ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ रिस्क भी थे भाई। क्या रिस्क थे, जैसे मान के चलो जो हम अलग अलग तरह के खाद वगैरह लगाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, पेस्ट अटैक, यानी कि पेस्ट अटैक हैवी HYV सीड्स की वजह से मतलब पेस्ट अटैक्स, यानी कि एक तरह से फसल को खराब भी कर देते हैं। रिस्क इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी, भाई इनकम इनइक्वालिटी क्या होती है, इंक्रीज, क्यों, क्योंकि डिस्पैरिटीज आ जाती है। जो स्मॉल फार्मर है वो तो ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, डिस्पैरिटीज आ जाती है। फिर उसके बाद आता है सब्सिडीज, सब्सिडी क्या होती है, जो गवर्नमेंट ग्रांट, जो गवर्नमेंट क्या देती है, ग्रांट देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्सिडीज बोलते हैं। इकोनॉमी इन फेवर ऑफ सब्सिडीज, अच्छा कुछ इकोनॉमिक्स ने गवर्नमेंट ने बताया कि फेवर में बताया, सब्सिडीज के फेवर में, तो फेवर की बात करें तो गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद द एग्रीकल्चर सब्सिडी एज फार्मर इन इंडिया कंटिन्यू टू रिस्क बिजनेस, यानी कि उन्होंने कहा कि भैया सब्सिडी को कंटिन्यू करो क्योंकि जो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, वो रिस्क बिजनेस है। तो कुछ ने कहा कि भैया आप इसे ना मत दो, सब्सिडी मत दो, क्यों, क्योंकि ये पुअर लोग को तो मिल नहीं पा रही, जिनको नहीं चाहिए वो इसका बेनिफिट उठा पा रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या, एलिमिनेटिंग सब्सिडी विद द इंक्रीज इन द इनकम इनइक्वालिटीज, यानी इनकम के अकॉर्डिंग आप सब्सिडी को क्या करो, एलिमिनेट करो। इकोनॉमिक्स अगेंस्ट द सब्सिडीज, सब्सिडी डू नॉट द बेनिफिट द पुअर एंड स्मॉल फार्मर, स्मॉल और पुअर फार्मर को तो वो बेनिफिट ही नहीं दे रही है। चलिए नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री, रोल ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया सेक्टर, रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया, इंडिया के अंदर इंडस्ट्री का सेक्टर क्या था, इंक्रीज इन डिमांड, रेजिंग इनकम, उन्होंने क्या किया, डिमांड को इंक्रीज किया, इनकम को इंक्रीज किया, एक्सपोर्ट इंक्रीज किया, प्रमोट किया, रीजनल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट दिए एंड मॉडर्नाइजेशन लेकर आए। अब सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हुआ, इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, कैसे कैसे किया इन्होंने, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द डेवलपमेंट, पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट में क्या रोल था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द बिग क्वेश्चन फेसिंग द पॉलिसी maker was to decide the role of the government and the private sector in the industrial development. Next, there was need to lead role of the public sector due to the following, अच्छा लीड रोल क्यों था बेटा, सबसे पहला शॉर्टेज ऑफ द कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर, जो इनके पास कैपिटल थी वो शॉर्टेज थी प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंगली। उसके बाद लैक ऑफ इंसेंटिव
फॉर प्राइवेट सेक्टर के पास लैक ऑफ इंसेंटिव, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा था वो नहीं था, होने की वजह से उन्होंने पब्लिक सेक्टर को रोल दिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी एंड द सोशल वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट कुड बी अचीव थ्रू द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन द स्टेट ऑफ द प्रोग्रेस इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो पब्लिक के लिए कुछ किया जा सकता था वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करके ही किया जा सकता था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में क्या क्या आया आइए देखते हैं। आफ्टर द इंडिपेंडेंस पॉलिसी रेजोल्यूशन, ये 1948 में आई। एंड द इकोनॉमी फेस द सर्वे, इकोनॉमी पॉलिटिकल चेंजेस, ठीक है। उसके बाद फॉर द फ्रेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी 30 अप्रैल 1956 द सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड की गई, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए क्या था? शेड्यूल ए था फर्स्ट कैटेगरी विच ओन्ड बाय द स्टेट, जिसे स्टेट ओन्ड करता था। 17 इंडस्ट्री थी इसके अंदर, ऑटोनॉमिक एनर्जी, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे एक्सेट्रा। बी में क्या आता था? प्रोग्रेसिव स्टेट ओन्ड, इसके अंदर 12 इंडस्ट्री थी, माइनिंग और मशीन टूल एंड फर्टिलाइजर्स। सी में क्या था? रिमेनिंग इंडस्ट्री जितनी भी आती थी वो सब की सब इस सी में आती थी, इन द प्राइवेट सेक्टर, विच आर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर, जो कि किसके अंदर आती थी? प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती थी। इंडस्ट्रियल लाइसेंस, पहले क्या होता था कि भैया इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज द, अच्छा इंडस्ट्रियल लाइसेंस होता क्या है? लाइसेंस की अगर बात करें, ये क्या होता है? एक रिटन परमिशन होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एंड द इंडस्ट्रियल यूनिट टू द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, कि हमें गुड्स को कैसे कैसे बनाना है और कितना बनाना है। द इंडस्ट्री एक्ट 1951 एम्पावर द गवर्नमेंट इशू ए लाइसेंस सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्री, मतलब आप लाइसेंस किस किस लिए इशू किया जाता है? नई इंडस्ट्री के लिए किया जाता है, एक्सपेंशन के लिए किया जाता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए भी लाइसेंस इशू किया जा सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या था? जहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने हो, जहां पे मान के चलो अभी मैं क्या करता हूं, मैं पिज्जा बनाता हूं, लेकिन मैंने साथ साथ के सोचा मैं प्रिंटर भी बनाना स्टार्ट करूंगा, तो इसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोडक्ट, मैं डाइवर्सिफिकेशन कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस द लाइसेंस, अगर मान के चलो कोई भी नई इंडस्ट्री आना चाहती है तो वो नहीं आ सकती बिना लाइसेंस के। इट इज इजी टू ऑब्टेन द इंडस्ट्रियल अबोलिश्ड इन बैकवर्ड एरिया, और ये क्या था? इजीली था बैकवर्ड एरिया को खत्म करने के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अब हम बात करते हैं एसएसआई। एसएसआई क्या होती है? अच्छा, इन 1955 एसएसआई कमेटी, कर्व कमेटी रिकॉग्नाइज possibility to use SSI to promote rural development. SSI consider the investment point of view, SSI को हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करते हैं। 1950 इट इज 5 लाख, 5 लाख से कम तक की इन्वेस्टमेंट है तो उसे हम क्या बोल देंगे? वो SSI। नाउ ये कितना है? 1 करोड़, अगर किसी की 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है फिक्स एसेट में तो वो SSI है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ SSI, SSI ने क्या क्या किया भाई इंडिया के अंदर? एम्प्लॉयमेंट दिया, और क्या क्या है? नीड फॉर प्रोजेक्शन बिग फार्म्स, यानी कि उन्होंने क्या किया? प्रोटेक्ट किया बिग फार्म को। और उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट, उनके लिए क्या हुआ है? प्रोडक्ट रिजर्व हुआ है। उसके बाद वेरियस कंसेशन, यानी कि जो एसएसआई है उनको बहुत सारे कंसेशन दिए गए इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या देते थे? एम्प्लॉयमेंट। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था वो एसएसआई प्रोवाइड करता था। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? इट इंक्लूड द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द from India, from or to India. India entered into the plan era 1950, यानी कि इस प्लान के अंदर कब आई? 1950 में। एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वाज मेजर एलिमेंट ऑफ इंडिया ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। उसके बाद इन 1950 इंडिया शेयर एंड टोटल वर्ल्ड, इंडिया का शेयर कितना था टोटल वर्ल्ड में? 1.78। ओके, नेक्स्ट आते हैं अब ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। ट्रेड पॉलिसी क्या थी? इंडिया हैज द फॉलो स्ट्रेटेजी ऑफ रिप्लेसिंग मेनी मेजर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट को क्या किया? फॉलो किया कि ये हमें प्रोड्यूस करना है। एम क्या था इस पॉलिसी का? ताकि वो क्या कर सके? सेव कर सके फॉरेन एक्सचेंज और अचीव कर सके सेल्फ रिलायंस। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ द इंपोर्ट थ्रू द टैरिफ, अच्छा हमने क्या किया? इंपोर्ट को कैसे प्रोडक्ट किया? टैरिफ से किया और कोटास से किया। टैरिफ का मतलब क्या था? टैरिफ से हमने किया, टैरिफ मींस टैक्स लीव्ड इंपोर्ट गुड्स, यानी कि हमने कुछ इंपोर्टेंट, यानी कि कुछ गुड्स पे क्या कर दिया? कुछ गुड्स पे हमने क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया। उसके बाद एम ऑफ इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी, ताकि हम क्या कर सके? उसे ज्यादा महंगा कर सके और इंपोर्ट को क्या कर सके? कम कर सके। ओके, उसके बाद कोटास रेफर टू द
टैरिफ बैरियर इम्पोज ऑन द क्वांटिटी ऑफ द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, हमने क्या कर दिया, कोटाज का मतलब होता है एक लिमिट में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की क्वांटिटी डिसाइड कर दी, इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। अच्छा, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, हम इंपोर्ट को कम कर रहे हैं तो उसके रीजन क्या है, रीजन फॉर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इट हेल्प टू सेव फॉरेन एक्सचेंज, ये फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने में हेल्प करता है। इट क्रिएट ए प्रोटेक्टेड मार्केट, ये प्रोटेक्टेड मार्केट को बनाने में हेल्प करता है। अनएम्प्लॉयमेंट को सोल्व करता है बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को। और ये क्या करता है, पॉलिसी प्रोटेक्शन बेस्ड ऑन द नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो भी पॉलिसी है उनको प्रोटेक्ट करता है। अप्रेजल डेवलपमेंट क्या क्या हुआ, डेवलपमेंट ये हुआ, पहले की जो मान के चलो जो पहले था वो 11.8% का था, अब वो बढ़ के कितना हो गया, ग्रोथ 24.6% का हो चुका है, यानी कि एनुअल ग्रोथ क्या था, 6% था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की वजह से। इंडिया इंडस्ट्री वाज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड, इंडिया में अभी भी किसी चीज के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं, कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट, वो तीन चीजें हैं मेनली। इट ऑल्सो इंक्लूड इंजीनियरिंग गुड्स एंड वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के लिए भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकम वेल डाइवर्सिफाइड 1990 ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर, बेटा 1990 में ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड हुआ, एक गुड्स से दूसरे गुड्स पे पहुंचा, प्रमोट किस लिए, ताकि वो प्रमोट कर सके एसएसआई और नई कंपनीज को। चलिए इसके बाद ये आप कर लेना, लाइसेंस पॉलिसी क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लाइसेंस लेना होता है। अच्छा, दो डिफिकल्टी आती है लाइसेंस पॉलिसी में, या तो मिसयूज किया जा सकता है और दूसरा ये क्या करता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। चलिए पब्लिक सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर इज द कंट्रीब्यूशन बाय क्रिएटिंग द स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या करता है, डेवलप करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, और उसके बाद क्या करता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है एग्जांपल, जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया, मैनी पब्लिक सेक्टर इनकर्ट। अच्छा, यानी कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर को चलाने में और क्लोज करने में बाद में क्या आती है, डिफिकल्टीज आती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 का रिवीजन होता है खत्म, चैप्टर 2 का रिवीजन होता है खत्म। भैया अपनी बुक या अपने नोट सामने लेके बैठे, जल्दी जल्दी से हमारा हो जाएगा, चैप्टर 2 का रिवीजन कंप्लीट होता है। इसी के साथ अब हम करने पहुंचेंगे चैप्टर 3 का रिवीजन। चले स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3, नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर का हमारे का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। 1991 के बाद यानी इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन आता है रीजन फॉर इकोनॉमी रिफॉर्म। भाई इकोनॉमी में रिफॉर्म्स का मतलब चेंजेस के क्या रीजन थे, आखिर क्यों ऐसा हुआ कि हमें इकोनॉमी में चेंजेस करने पड़े। तो इकोनॉमी में चेंजेस करने के बहुत सारे रीजन थे। देखिए सबसे पहला, नेशनल इनकम वाज ग्रोइंग एट लो रेट, यानी कि जो नेशनल इनकम ग्रो कर रही थी लेकिन लो रेट पे। इन्फ्लेशन रेट हाई, यानी इन्फ्लेशन हाई था। नेक्स्ट बीओपी क्राइसिस, बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से। फिजिकल डेफिसिट मोर, यानी कि फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा हुए जिसकी वजह से हमें चेंजेस था। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, भाई देखिए ऐसा है कि हमें इकोनॉमी में चेंजेस करने का एक रीजन क्या था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की जो परफॉर्मेंस थी वो थी नहीं अच्छी, वो उतना अच्छे से कर ही नहीं पा रहा था। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और कंट्री के पास से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो कम होते हुए जा रहे थे, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमी में चेंजेस करना जरूरी हो गया था। ह्यूज बर्डन एंड इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ये सभी रीजन थे जिसकी वजह से, जो रीजन थे कि हमें अपनी इकोनॉमी में क्या करना पड़ा, चेंजेस करना पड़ा। क्राइसिस ऑफ 1991 फोर्स इंडिया फॉर द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, यानी कि जब 1991 में क्राइसिस हुआ, फाइनेंशियल जो भी क्राइसिस हुए, तो वो हेल्प आपको कहां से मिली, वो हमें हेल्प मिली दो जगह से, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। आपके सामने क्वेश्चन बन के आ सकता है कि फाइनेंशियली क्राइसिस के टाइम पे आप इंडिया को जो हेल्प मिली थी वो कहां से मिली, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। नेक्स्ट आता है टू मैनेज द इकोनॉमिक क्राइसिस 1991। अब इकोनॉमिक क्राइसिस को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने वर्ल्ड बैंक को, यानी इंटरनेशनल ने, इंडिया ने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच की कि आप थोड़ा सा क्या कीजिए, चेंज कीजिए डेवलपमेंट के लिए। नॉन एज वर्ल्ड बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ बोलते हैं। अब इन्होंने क्या अप्रोच किया, फॉर अवेलिंग द लोन, कि भैया हमें ना लोन दे दो, क्योंकि हमारे साथ ना थोड़ी सी क्राइसिस हो चुके हैं, तो हमें लोन दे दीजिए। दीज इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द मार्केट। उन्होंने क्या किया, इंडिया को
क्या किया, ओपन अप किया एंड लिबरलाइज किया। लिबरलाइज कैसे किया, रिमूविंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। उन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसे अगर आपकी कंट्री में आपकी इकोनॉमी में क्राइसिस है तो भैया हम थोड़ा सा ना लिबरलाइज कर देते हैं। क्या लिबरलाइज किया, उन्होंने कहा कि ऐसा है जो प्राइवेट सेक्टर पे रेस्ट्रिक्शन है उसे खत्म कर दो, यानी जो रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के रोल है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ही रोल है कई जगह पे, उन रोल को क्या कर दो, कम कर दो। और रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, जो भी आपके परचेज यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो भी रेस्ट्रिक्शन है उन सबको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। वर्ल्ड बैंक आईएमएफ अनाउंस इकोनॉमी पॉलिसी, यानी कि वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ ने क्या किया, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी क्या की, अनाउंस की। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के अंदर क्या किया था, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के अंदर थी बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आइए, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी कब अनाउंस की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जुलाई 1991 में अनाउंस की गई। नेक्स्ट, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, रिफॉर्म्स क्या थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड इंटरनेशनल, इन सभी के अंदर क्या था, चेंजेस थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, भैया ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, रिडक्शन फिजिकल डेफिसिट, ताकि डेफिसिट जो है उसे रिड्यूस कर सके, और रिड्यूस द एरिया ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर का एरिया था उसे रिड्यूस कर सके। रिड्यूस टैरिफ ड्यूटी, मतलब जो भी टैक्सेशन वगैरह पॉलिसी लगी हुई थी बहुत ज्यादा, उन सबको क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमिक में क्राइसिस है उन सबको क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, अब न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के कंपोनेंट क्या थे, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमी या स्टेबलाइजेशन मेजर्स, उसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, फिजिकल कंट्रोल एंड इंप्रूवमेंटल, बीओपी, बीओपी में क्या करता है, इंप्रूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर, इसने क्या किया, इसने क्या ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो में चेंजेस किए, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स लेकर, पब्लिक सेक्टर्स में चेंजेस किया, और फाइनेंशियल सेक्टर में क्या किए, चेंजेस किए। याद रखना है कि स्ट्रक्चरल ने कहां पे किया, किस किस चीज में रिफॉर्म्स किए, किस किस चीज में चेंज किए। मेन पॉलिसी ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मेन पॉलिसी 3 थी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की बात करें, लिबरलाइजेशन क्या था, लिबरलाइजेशन का मतलब था रिमूविंग ऑल अननेसेसरी कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर, कि भैया प्राइवेट सेक्टर पे जो आपने अननेसेसरी कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है ना, उन्हें हटा दीजिए। उन जैसे परमिट, लाइसेंस, ड्यूटी इंपोज बाय द गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह के परमिट, लाइसेंस, ड्यूटी उन पे इंपोज किए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इन सबको हटा दो भैया, उसी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। प्रायर टू 1991 गवर्नमेंट वाज इन्फोर्सिंग रेगुलेशन इन मेनी वेज, पता है 1991 से गवर्नमेंट ने बहुत सारे वे से इन्फोर्स किए होते कुछ सारे रेगुलेशन। क्या, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन द मेनी इंडस्ट्री, बहुत सारे इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर अलाउ ही नहीं था। सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस ओनली इन एसएसआई, मतलब कुछ गुड्स ऐसे थे जिनको सिर्फ और सिर्फ एसएसआई प्रोड्यूस कर सकती थी। आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको फॉरेन एक्सचेंज पे कंट्रोल है, रेस्ट्रिक्शन आपकी इन्वेस्टमेंट पे, तो ये सारे क्या थे, रेस्ट्रिक्शन थे। कंट्रोल रिजल्टेड, अब देखिए उसके बाद दीज कंट्रोल रिजल्टेड, इतना कंट्रोल था प्राइवेट सेक्टर पे, इकोनॉमी पे, उसके कंट्रोल के रिजल्ट क्या हुए, तो सबसे पहले कंजम्पशन डिले हुआ, इनएफिशिएंसी और लॉसेस हुए, एंड हाई कॉस्ट इकोनॉमी, यानी कि हाईली लॉस्ट हुआ इकोनॉमी के अंदर। चलिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन, ऑब्जेक्टिव क्या थे, सबसे पहले रेज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि आप कंपटीशन और प्रोडक्शन को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। रिड्यूस डेप्ट बर्डन को क्या करना, रिड्यूस करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिबरलाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग रिफॉर्म। अब क्या क्या रिफॉर्म थे लिबरलाइजेशन के अंदर, याद रखना, ये आपसे 5 रिफॉर्म पूछे जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। अब आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर में उन्होंने क्या रिफॉर्म किया, क्या क्या चेंजेस किए। एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्री, भैया पहले ना लाइसेंस लेना पड़ता था सबको, तो उन्होंने कहा कि लाइसेंस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। प्रोजेक्ट एक्सेप्ट, लेकिन कुछ को छोड़ के, लाइसेंस फॉर ऑल द प्रोजेक्ट एक्सेप्ट, कौन कौन से को छोड़ के, लिकर, सिगरेट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन, डिफेंस, ड्रग्स एंड डेंजरस केमिकल, इन सब के लिए अभी भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा अलग से। डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, उन्होंने पब्लिक सेक्टर के रोल को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। वो कितने, पहले रिजर्व था पब्लिक सेक्टर, अब उसको 17 से 3 सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिया। वो कौन से 3 सेक्टर है जहां पे अभी भी पब्लिक सेक्टर रिजर्व है, जहां पे अभी भी पब्लिक सेक्टर रिजर्व है, डिफेंस इक्विपमेंट, ऑटो
ऑटोमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफॉर्म इन एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस पॉलिसी, यानी उन्होंने क्या किया, मोनोपोली एंड ट्रेड प्रैक्टिस पॉलिसी को क्या किया, रिड्यूस किया। यानी कि उन्होंने क्या किया, द प्रायर अप्रूवल ऑफ द एक्सपेंशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू अंडरटेकिंग मर्ज अमलगमेशन वाज एलिमिनेट, जो भी अमल ये सबको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन, बिफोर 1991 द प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज लिंक्ड विद द लाइसेंस, नो वन कैन प्रोड्यूस मोर देन परमिट लिमिटेड। पहले क्या था कि आपको जितनी परमिट दी गई है उससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अब कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रीडम ऑफ इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, आपके पास फ्रीडम है, आप कितना भी गुड्स को क्या कर सकते हो, अब इंपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, अब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या क्या चेंजेस आए, तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में चेंजेस आए, पहले जो आरबीआई के बहुत सारे रोल थे उन रोल को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया फाइनेंशियल में। अब देखिए क्या क्या चेंज किया, चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई के रोल चेंज किए गए, क्या क्या चेंज किया गया, द रोल ऑफ आरबीआई रिड्यूस फ्रॉम द रेगुलेटर फैसिलिटेटर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, द फाइनेंशियल सेक्टर वाज अलाउड टू टेक द डिसीजन मल्टी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई, मतलब अब कुछ ऐसे डिसीजन थे जहां पे वो खुद ले सकते थे विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई। ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक, मतलब अब और भी वो प्राइवेट बैंक लेकर आए। इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया, इंक्रीज करके 51% कर दिया। इज इन एक्सपेंशन ऑफ प्रोसेस, मतलब उन्होंने अब क्या कर दिया कि एक्सपेंशन आप बिना विदाउट अगर आप कोई भी ब्रांच स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिना आरबीआई के अप्रूवल के कर सकते हो। अब बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म, जिनको फिजिकल रिफॉर्म भी बोलते हैं। टैक्स रिफॉर्म में क्या क्या चेंजेस लेकर आए, तो टैक्स रिफॉर्म, टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जिसका बर्डन आप पे ही रहता है, शिफ्ट नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स आपका होता है जीएसटी। द मेजर रिफॉर्म, अब क्या क्या रिफॉर्म थे टैक्स में, रिडक्शन इन टैक्स, टैक्स को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। प्रोसीजर जो था वो क्या कर दिया, सिंपल कर दिया गया। और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट वाज रिड्यूस, और जो भी नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर थे उनको क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म की। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या रिफॉर्म हुए, क्या क्या चेंजेस आए। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी का मतलब होता है जब गवर्नमेंट आपके रुपए की वैल्यू को क्या कर दे, कम कर दे। नेक्स्ट आता है मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब मार्केट जो भी एक्सचेंज रेट था वो क्या डिटर्मिनेट करेगा, मार्केट, किसके बिहाफ पे, सप्लाई एंड डिमांड के बिहाफ पे। नेक्स्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या थी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस है। बिफोर 1991 ए lot of restriction were imposed on the import to the project, यानी कि जब भी हम कुछ भी इंपोर्ट करते थे ना उसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी, अब उन रेस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। द रिफॉर्म इन द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वाज इनिशिएटेड, क्या क्या हुआ, इंक्रीज द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उन्होंने कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट क्या किया, प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट अडोप्शन ऑफ मॉडर्न, यानी कि उन्होंने क्या किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अडोप्शन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को क्या किया, अडोप्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट आता है द इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म क्या क्या थे, रिमूवल ऑफ द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। भैया सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पहले क्या था, एक क्वांटिटी थी फिक्स कि इससे ज्यादा तो आप नहीं कर सकते, अब उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया उन्होंने। रिमूवल द एक्सपोर्ट ड्यूटी, उन्होंने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थे उसको क्या कर दिया, रिमूवल कर दिया। नेक्स्ट रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट उन्होंने क्या कर दिया, रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंस सिस्टम, पहले क्या था आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन थी, उन सबको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, रिलैक्सेशन दिया उन पे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, यहीं पे हमारा लिबरलाइजेशन होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, ओनरशिप ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर पे ओनरशिप ट्रांसफर करना ही क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं प्राइवेटाइजेशन के, तो दो ऑब्जेक्टिव है मेनली, रेजिंग फंड फ्रॉम द सेल ऑफ एंटरप्राइजेस और रेजिंग इंटरनल रिसोर्सेज, यानी कि रेजिंग इंटरनल रिसोर्सेज, उन सबको रेज करना।
नेक्स्ट हमारे पास आता है इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइजेस। इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस कैसे कैसे? इंक्रीज द एफिशिएंसी, रिलीफ फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंड मोर मैनेजरल ऑटोनोमी। ऑटोनोमी को क्या करना? इंक्रीज करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के फेवर में देखिए, इंक्रीज द एफिशिएंसी, ये क्या करता है? एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। रिड्यूस बजटरी डेफिसिट, मतलब लॉसेस को कम करता है। एंड यूज मॉडर्न टेक्निक्स, और मॉडर्न टेक्निक को यूज करता है। और अगेंस्ट में बात करें, सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज ग्रोथ ऑफ द मोनोपोली, मोनोपोली को इंक्रीज करता है। प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इंटरेस्टेड इन टेक अप रिस्की प्रोजेक्ट, और ये रिस्की प्रोजेक्ट को लेते ही नहीं है। प्राइवेटाइजेशन मेजर्स कैसे कैसे आया प्राइवेटाइजेशन? डिसइन्वेस्टमेंट, सबसे पहले हमने क्या कर दिया? डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब गवर्नमेंट अपने राइट को क्या करते? सेल करते। गवर्नमेंट बोलते कि ये काम पहले सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करती थी, अब क्या बोलते गवर्नमेंट कि भैया तुम भी कर लो। लेकिन गवर्नमेंट ये काम फ्री में तो देती नहीं है, पैसे लेती है इसके बदले, तो इसी को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। पॉलिसी ऑफ नवरत्नास, यानी कि कुछ पॉलिसी ऐसी थी जिनका नाम क्या था? नवरत्नास। क्या क्या थी? चलिए आइए देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू सम ऑफ द important profit making PSU, public sector undertaking, and they were giving the status of नवरत्नास। कुछ ऐसी कंपनियां थी जो जिनका इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा था, जिनका इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा था इकोनॉमी के अंदर, तो उनको एक नाम दे दिया गया नवरत्नास। जैसे कौन कौन सी थी कंपनी? ये लगभग मैं आपको बता दूं 16 कंपनी थी इन नवंबर 2010। और ये क्या था बेटा? ये सबसे पहले इसमें थी भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, और बाकी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। तो सबसे पहले इसमें मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है प्राइवेटाइजेशन। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी बैरियर्स वगैरह हैं उन सबको क्या करना? रिमूव करना ट्रेड में। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जितना भी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसके अंदर जो भी बैरियर्स हैं इन सबको क्या करना? रिमूव करना। उसी को हम क्या नाम देते हैं? उसी को हम नाम देते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एम टू क्रिएट बॉर्डरलेस वर्ल्ड। इसका मेन एम क्या है? बॉर्डरलेस वर्ल्ड इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, फेवर में बात करें तो ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है भाई फेवर में? तो ये सबसे पहले क्या कर रहा है? ग्रेटर एक्सेस द ग्लोबल मार्केट, ये आपको एक ग्लोबल मार्केट दे रहा है। और टेक्नोलॉजी एडवांस, मतलब जब भाई फॉरेन यानी कि सभी कंट्री एक दूसरे को क्या करेंगे? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारी टेक्नोलॉजी क्या होगी? एडवांस। क्योंकि जो रिसोर्सेज हमारे पास है नहीं वो हम कहां से लेंगे? वो हम फॉरेन कंट्री से ले लेंगे, और हमारी टेक्नोलॉजी क्या होगी? एडवांस होगी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कुछ नुकसान भी है भैया, अगेंस्ट में भी बातें हैं। अब वो क्या है? ये सबसे पहले डिस्पैरिटीज, मतलब रीजनल रूरल एरिया की तरफ ये काम नहीं करता, अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। अनएम्प्लॉयमेंट, भैया आप मशीनों के थ्रू ज्यादा काम करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगा। बेनिफिट एक्रू मोर टू डेवलप्ड कंट्री, और इसका जो भी बेनिफिट होता है ना, ज्यादा से ज्यादा डेवलप कंट्री ले जाती है, डेवलप कंट्री को इसका बेनिफिट ही उतना नहीं मिलता। चलिए, एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी, मतलब इसके क्या क्या फायदे हुए भाई? इतना हमने लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया और ग्लोबलाइजेशन किया, तो क्या ना फायदे भैया, क्या फायदे हुए इस चीज के? तो सबसे पहले इकोनॉमी में ग्रोथ हो गया। इकोनॉमी की जो जीडीपी थी वो 5.6 थी ड्यूरिंग 1891, और आज के टाइम में ये कितनी हो गई? 7.2। ग्रोथ रेट 6.7% हो गया 17-18 में। चलिए आगे चलते हैं। रिफॉर्म, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ। इंडस्ट्रियल फ्लक्चुएशन हुआ, और सर्विस सेक्टर गोज अप, यानी कि सर्विस सेक्टर बढ़ गया भाई। नेक्स्ट, इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ? इनफ्लो हुआ। हमारे पास फॉरेन इन्वेस्ट यानी एफडीआई ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। तो एफडीआई कितना आया? लगभग 48% से इंक्रीज हुआ। रेज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अपने पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। रेज इन एक्सपोर्ट, एलपीजी की वजह से, देखिए ये सब काम एलपीजी की वजह से हो रहा है, एक्सपोर्ट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी कि जो भी हमारा इन्फ्लेशन है, जो भी हर चीज के प्राइसेस बढ़ रहे थे वो अब क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया। पहले सिर्फ और सिर्फ किसका रोल था ज्यादा से ज्यादा? पब्लिक सेक्टर का, अब किसका हो गया? प्राइवेट सेक्टर का भी हो गया। उसके बाद हमारे पास आया
अच्छा, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या 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 थी देखिए। अब इसकी प्रॉब्लम क्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, यानी कि इसकी वजह से एलपीजी की वजह से हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ गया भैया, ज्यादा से ज्यादा जो काम था वो मशीनों से होने लगा, टेक्नोलॉजी से होने लगा। जहां पे 10 लोग काम करते थे अब वहां पे एक मशीन काम कर रही है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, बढ़ गया। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ये क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर रहा है, मतलब देखते ही नहीं है। रिडक्शन ऑफ द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को में रिड्यूस हो रहा है। रिमूवल ऑफ सब्सिडी, सब्सिडी को रिमूव कर रहा है। एंड लिबरलाइजेशन, रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटी, और इन्होंने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम फेस हुई। नेक्स्ट, शिफ्ट टूवर्ड्स कैश क्रॉप, यानी कि पहले क्या था, जैसे फूड एंड ग्रेन क्रॉप्स की तरफ था, अब कैश क्रॉप। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या हो गया, लो लेवल हुआ, लेवल क्या हो गया, कम हो गया। कैसे, चीपर इंपोर्टेड गुड्स, यानी कि जो गुड्स इंपोर्टेड गुड थे, इंपोर्ट जो हम करते थे गुड वो सस्ते थे, तो जिसकी वजह से हमारा लेवल जो था डाउन चला गया। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंक्लूड द पावर सप्लाई हैव रिमेन्ड इनएडुकेट ड्यू टू द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी भी वो क्या है, इनएडुकेटेड, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से। उसके बाद बैरियर बाय द डेवलपमेंट कंट्रीज, यानी कि कुछ डेवलपमेंट कंट्री क्या करते हैं, टैरिफ बैरियर, जैसे ऑल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपोर्ट टैरिफ एंड क्लोथ हैव बीन द रिमूव फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट, इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी वो कंप्लीटली क्या रही, इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव मतलब जैसा हमने सोचा था कि भाई इस तरह से हम काम करें, लेकिन उस तरह से काम ही नहीं हुआ, उस तरह से काम ही नहीं हुआ, तो इसलिए वो क्या रही, कंप्लीटली इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी रही। टारगेट जो था वो 56,000 करोड़ था, लेकिन अचीव कितना हुआ, 34,500 करोड़ लगभग ऑन एन अप्रोक्स। इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी से हमने जितना सोचा था कि भाई इतना टैक्स कवर होगा, लेकिन उतना टैक्स कवर नहीं हुआ। अनबैलेंस ग्रोथ, जो भी ग्रोथ भी हुआ टेलीकम्युनिकेशन वगैरह इन सब में, वो क्या हुआ, सब अनबैलेंस ग्रोथ हुआ, मतलब जो बैलेंस ग्रोथ होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डीमोनेटाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीमोनेटाइजेशन होता क्या है, डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या था, रिमूविंग द करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर, मतलब रिमूव कर दिया गया कुछ करेंसी को कि भैया तुम लीगल टेंडर से। ओके, वो कौन कौन सी करेंसी थी, 500 और 1000 के नोट थे, जिनको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था, कर्ब करप्शन, मींस करप्शन को कंट्रोल करना था। कर्ब इलीगल एक्टिविटी, जो भी इलीगल एक्टिविटी थी उनको क्या करना था, कर्ब यानी कि कंट्रोल करना था। ये कब हुआ था, 8 नवंबर 2016 को हुआ। क्रिएट कैशलेस इकोनॉमी, इन्होंने क्या किया, कैशलेस इकोनॉमी को क्या किया, क्रिएट किया। इंपैक्ट क्या हुआ, मनी और इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन, कैश ट्रांजेक्शन, इसकी वजह से क्या हुआ, कैश ट्रांजेक्शन कम हुई। बैंक डिपॉजिट इंक्रीज, बैंक में जो डिपॉजिट हुआ वो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग, और लोगों की जो सेविंग थी वो इंक्रीज हुई। प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइन हुई। पब्लिक सेक्टर नो इफेक्ट। रियल एस्टेट प्राइस डिक्लाइन। उसके बाद टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट हमारे पास यहीं पे हो जाता है हमारा डिमोनेटाइजेशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है, आइए देखते हैं। जीएसटी इज ए इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट, इसका जो एक्ट है वो कहां पे पास होता है, पार्लियामेंट में। कब, 29 मार्च 2017 को वो क्या हुआ था, पास हुआ था। चलिए, तो अब हम देखते हैं जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या होता है, जीएसटी काउंसिल इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन इशू रिलेटेड टू द जीएसटी। यानी जीएसटी काउंसिल क्या होती है, जीएसटी काउंसिल होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है भाई, जो रिकमेंडेशन करती है किसको, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को रिलेटेड टू जीएसटी, कि भाई कोई भी इशू होता है जीएसटी रिलेटेड तो वो रिकमेंड करती है। कॉन्स्टिट्यूशन as per the article 279A, as per article 279A of the amended constitution, the GST council which will be a joint form ऑफ द सेंटर एंड स्टेट, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कहता है कि जो जीएसटी है वो जॉइंट है, यानी कि जहां पे दोनों डिसीजन लेते हैं, आप स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही डिसीजन लेंगे। इसके मेंबर कौन होते हैं, चेयरपर्सन कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, वाइस चेयरपर्सन कौन होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। मेंबर कौन होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट। ओके, क्वेरम का मतलब सबसे पहले क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर ए वैलिड मीटिंग। एक मीटिंग को वैलिड करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं उसी को हम बोलते हैं क्वेरम। तो इसके अंदर कितने पर्सन चाहिए, 50%। 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर जीएसटी काउंसिल शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड,
मींस अगर कोई भी मीटिंग होगी तो उसमें मिनिमम 50% तो पर्सन होने चाहिए उस मीटिंग को वैलिड करने के लिए। मेजोरिटी रिक्वायर्ड टू टेक डिसीजन। अच्छा, डिसीजन कौन ले सकता है? एवरी डिसीजन जीएसटी काउंसिल शैल बी टेकन एट मीटिंग बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 75। यानी कि जब भी 75% वोट होंगी तभी कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। मान के चलो मैं ये कह रहा हूं कि पेट्रोल पर भैया जीएसटी इम्पोज कर दिया जाए या एप्लीकेबल कर दिया जाए, तो कुछ ने कहा 70% ने कहा कर दो, बाकी ने कहा नहीं करना है, तो 75% वोट नहीं हुई तो नहीं होगा, 75% फेवर में होना चाहिए। ओके, वोट। अब देखिए वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वेटेज, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना वेटेज होता है वोट का? 33.33%, मींस 1/3। और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना होता है? 2/3 और 66.67। यानी कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा जीएसटी को लेके वो अकेला ना ही तो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है और ना ही सेंट्रल, दोनों को साथ मिलकर लेना पड़ेगा, तभी 75% की वेटेज होगी। चलिए इसी के साथ हमारा ये भी चैप्टर होता है कंप्लीट और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? पॉवर्टी। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पॉवर्टी। चलिए करने जा रहे हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी की हम बात करते हैं। पॉवर्टी क्या होता है? सबसे पहले हु इज पुअर। भैया पुअर कौन होता है? जिसकी जेब में कुछ नहीं है भैया, वो गरीब है, यानी कि जो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा वो क्या है? पुअर है। जैसे फूड, क्लोथ, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ, इन सबको अगर कंप्लीट नहीं कर पा रहा है वो पुअर है। पुअर कौन हो गया? जो अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पाता। पोवर्टी दो तरह से होती है, पुअर इन अर्बन एरिया, पुअर इन रूरल एरिया। अगर पुअर इन अर्बन एरिया की बात की जाए तो अर्बन एरिया में पुअर कौन है? यानी कि वो पुअर है जिसके पास कुछ ही एसेट्स है और अगर घर है तो कच्ची छत, यानी कि जो उसकी रूफ है, छत है, उस पर क्या है? ग्रास लगी हुई, घास लगी हुई है। उसके बाद आता है अर्बन एरिया, यानी कि सॉरी रूरल एरिया। रूरल एरिया के हिसाब से कौन पुअर है? जो क्या है? लैंडलेस है और 2 टाइम की जिसके पास क्या नहीं है? मील नहीं है, वो कौन है? पुअर है। ओके, फीचर ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के देखिए फीचर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हंगर, यानी कि वो भूखे मिलेंगे। पुअर, हेल्थ मिलेगी। लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, उनके पास जो अपॉर्चुनिटी होगी वो क्या होगी? लिमिटेड। डेब्ट ट्रैप, यानी कि उनके पास क्या होंगे भाई? वो बहुत ज्यादा कर्जे में फंसे हुए होंगे, डेब्ट ट्रैप। उसके बाद नेक्स्ट आता है लैक ऑफ फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी। एंड जेंडर इनइक्वालिटी, भाई जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट आता है बिगर फैमिलीज, बिगर फैमिली मिलेगी। ये सारे के सारे फीचर होते हैं किसके फीचर होते हैं? ये सभी के सभी फीचर होते हैं पॉवर्टी के। यानी कि अब देखिए कैटेगराइज। अब पॉवर्टी 3 तरह की होती है, क्रोनिक, ट्रांजिस्ट एंड नॉन पुअर। क्रोनिक, ट्रांजिस्ट एंड नॉन पुअर। क्रोनिक मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड द पुअर हु आर ऑलवेज पुअर एंड दो हु आर यूजुअली पुअर, यानी कि जो पर्सन यूजुअली पुअर रहते हैं उनको हम बोलते हैं क्रोनिक, जो अपनी बेसिक नीड पूरी नहीं कर पा रहे। उसके बाद आता है ट्रांजिस्ट पुअर, जो कुछ टाइम के लिए तो पुअर होते हैं और कुछ टाइम के लिए क्या है? अपनी नीड को पूरी कंप्लीटली कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं ओकेजनली पुअर भी बोलते हैं इसे। और ये जो पुअर होते हैं ये कौन होते हैं? फार्मर होते हैं। कुछ टाइम के लिए इन पे पैसा होता है, कुछ टाइम के लिए इन पे पैसा नहीं होता। नॉन पुअर जो कभी भी पुअर नहीं होते। फिर उसके बाद पॉवर्टी को वेरिएंट्स देखिए। पॉवर्टी कितने तरह की होती है? रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इनके बीच में अगर हम डिफरेंस देखें रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी के, तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है जो किसी के रिलेटिवली पुअर है। जैसे मान के चलो एक पर्सन है, उसके पास 10 करोड़ रुपए, दूसरे पर्सन के पास 5 करोड़ रुपए, तो ये 5 करोड़ वाला क्या है? 10 करोड़ के कंपैरेटिवली क्या है? पुअर है। तो अगर ये पुअर है तो इसे बोलेंगे रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है। उसके बाद इसके अंदर इरेडिकेशन, भाई रिलेटिव पॉवर्टी का तो इरेडिकेशन पॉसिबल है। कभी मान के चलो एक बार अंबानी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो दूसरे बाद अंबानी के पास कम पैसा हो जाएगा, दूसरे के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा। तो यानी कि क्या है? ये ऊपर नीचे चलता रहता है, तो इसका तो इरेडिकेशन मतलब इसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, जिनके पास खाने पीने के पैसे नहीं है भैया, उसको खत्म करना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर है। फाउंड, अच्छा रिलेटिव पॉवर्टी कहाँ पे पाई जाती है? डेवलप्ड कंट्री में। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहाँ पे पाई जाती है? डेवलपिंग कंट्री में। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन क्या होती है? अगर हम पॉवर्टी लाइन की बात करें तो पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है जो कंप्लीट पॉपुलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक कट ऑफ पॉइंट होता है। पॉवर्टी लाइन क्या है? कट ऑफ पॉइंट, जो क्या करता है? डिवाइड करता है पॉपुलेशन को 2 पार्ट में, एक पुअर और दूसरा क्या? नॉन पुअर पार्ट में करता है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है उन्हें बोलते हैं पुअर, और जो अबव पॉवर्टी लाइन होता है उनको बोलते हैं क्या? नॉन पुअर बोलते हैं। अच्छा, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन होती है उसको एक और नाम देते हैं हेड काउंट रेशियो एंड पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है भैया। नेक्स्ट आता है हमारा मेजर ऑफ पॉवर्टी, या जी मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को कैसे आप मेजर कर सकते हो?
वन द वे डिटरमाइन द मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि पहला आप मॉनेटरी वैल्यू में डिटरमाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, मिनिमम कैलोरी इनटेक एस्टिमेट 2400, जो कैलोरी मिनिमम है वो 2400 है, और ये कहाँ पे 2400? रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में ये कितनी है? 21, यानी कि अगर कोई भी पर्सन 2100 से कम ले रहा है वो पुअर है रूरल एरिया में। भैया ये डेटा एक बार आप सीबीएसई यानी कि एनसीईआरटी से मैच कर सकते हैं थोड़ा, ठीक है। ओके, द रूरल कंजम्पशन, कंजम्पशन कितना है? ये कंजम्पशन आपका चेंज हो चुका है, कंजम्पशन का एक बार आप सेल्फ देख लीजिएगा। उसके बाद कोजेस ऑफ पॉवर्टी, कोजेस क्या है पॉवर्टी के? तो इसके दो मेन रीजन है, अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी और दूसरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये मेनली है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, हमारी नेशनल इनकम कम है जिसकी वजह से पॉवर्टी होती है। लो रेट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ रेट क्या है? बहुत ज्यादा लो है, जिसकी वजह से क्या है? नेशनल पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से भी पॉवर्टी है। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, यानी कि कंट्री के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से भी पॉवर्टी है। क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा है, यानी जो यूजुअली लोग क्या रहते हैं? अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं, जिसकी वजह से भी पॉवर्टी है। कैपिटल डेफिशिएंसी, अपने यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिनसे हम मशीन वगैरह को प्रोड्यूस कर सकें, तो इस वजह से भी हमारे यहाँ पे क्या है? पॉवर्टी है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स, अपने यहाँ पे जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एबल एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, जिसकी वजह से भी क्या है? पॉवर्टी बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट आता है आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो भी हमारे पास इंस्टीट्यूशनल्स हैं वो सब क्या है? आउटडेटेड है। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? बहुत ही ज्यादा लो लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से पॉवर्टी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि मेजर टू रिमूव पॉवर्टी, इस पॉवर्टी को आप कैसे कैसे रिमूव कर सकते हो, मतलब आप क्या क्या करके इस पॉवर्टी को खत्म कर सकते हो। तो पॉवर्टी को खत्म किया जा सकता है, जो प्रॉब्लम है, जो भी आपके पास प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को सोल्व कर दो भाई, उन प्रॉब्लम को सोल्व कर दो, आपकी पॉवर्टी वैसे ही खत्म हो जाएगी। कैसे कैसे? कंबैटिंग थ्रू जीडीपी ग्रोथ, यानी कि आप जीडीपी में ग्रो करो, पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। कंबैटिंग थ्रू इंप्रूविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो आपकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसे खत्म कर दो, तो आपकी पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। पॉपुलेशन की वजह से पॉवर्टी है, आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दो। उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा लो है, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करो? इंप्रूव कर दो, तो आपकी पॉवर्टी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव मेजर हो गए। ओके, उसके बाद आता है आपके पास क्या क्या गवर्नमेंट ने मेजर अडोप्ट बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी, टू रिमूव पॉवर्टी एलिवेशन, यानी कि जो भी पॉवर्टी को खत्म करने के लिए। ये भाई आप जो भी डेटा है एक बार सेल्फ स्टडी करोगे, ये आप सेल्फ स्टडी कर लेना, आपके पास मेरे नोट्स हैं या जो भी आपके पास है ये एक बार आप सेल्फ स्टडी करोगे, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसे आप प्लीज सेल्फ रीड करोगे। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, तो स्टार्ट करते हैं रूरल डेवलपमेंट। तो नया चैप्टर हमारा रूरल डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है भैया रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट की बात करें, रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, कंप्लीटली इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट एंड इंप्रूविंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रूरल लाइफ इज कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। भाई क्या प्रोसेस है कि आप रूरल एरिया में डेवलप कर सकते हो? तो सबसे पहले जो प्रोसेस है, पहला है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। भैया जो वहां के लोग हैं ना, सबसे पहले आप उनमें डेवलपमेंट करो। कैसे? यानी कि उनको आप एजुकेशन करो, एजुकेट करो, उनकी स्किल डेवलप करो और बेटर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करो। ये सब अगर डेवलप होगा तो रूरल एरिया ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। नेक्स्ट, और कैसे डेवलप कर सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से डेवलप कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप करो। कैसे? इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इन सब में अगर आप क्या करते हो? इंप्रूवमेंट करते हो, तो रूरल एरिया का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म में कैसे कैसे डेवलप कर सकते हो मेरे भाई मेरे बच्चा? कैसे? एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन लैंड रिलेशन। भाई जमींदारी सिस्टम वगैरह ना ये खत्म करो यार, तभी तो वहां पे डेवलपमेंट होगा, तभी तो लोग पैसे कमाएंगे, तो डेवलपमेंट होगा। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एक्चुअलाइजेशन ऑफ गोल लैंड टू टिलर्स, यानी कि जो भी फार्मर्स वगैरह होते हैं कि उनको एक्चुअली जो भी उनका बनता है उनको उतना पे करो और इंप्रूव करो सोशल कंडीशन एंड रूरल पुअर वाइडनर्स देयर इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी
एंड प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को क्या करो, इंक्रीज करो। नेक्स्ट एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, भैया पॉवर्टी खत्म करोगे तभी तो जाके कहीं पे डेवलपमेंट होगा, पॉवर्टी ही खत्म नहीं करोगे तो डेवलपमेंट कहां से होगा। तो यानी कि अराउंड 22% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन स्टिल बिलो द पॉवर्टी लाइन, लगभग अभी भी 22% पॉपुलेशन भैया बिलो द पॉवर्टी लाइन है, तो उसको खत्म करो सबसे पहले, तभी तो होगा डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। और जो भी आपके पास प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उन सब में क्या कर दो, डेवलपमेंट कर दो। ये सब हो जाएगा तो रूरल एरिया में डेवलपमेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट क्या होता है भैया, पता है क्या होता है, फार्मर के साथ सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, फार्मर के पास ना पैसा नहीं है। देखो साफ साफ सुन लो, उनके पास ना पैसा नहीं है। क्यों नहीं है पैसा, उनके पास अगर उनको अब काम करना है, उनको फसल लगानी है, तो उनके पास उतना पैसा ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं जमींदार के पास, उनसे क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं, उधार लेते हैं, इंटरेस्ट पे लेते हैं, हाई इंटरेस्ट पे, जिसके बाद उनकी सारी की सारी फसल क्या है, उन्हीं को चली जाती है, इंटरेस्ट में चली जाती है। तो भैया उनका डेवलपमेंट कैसे हो, कैसे वो ग्रोथ कर पाए, तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है ना, रूरल क्रेडिट का वो करो, अवेलेबल करो। कैसे, रूरल एरिया में ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटी दो। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को जितने भी फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट सिस्टम देना चाहिए, ताकि वो अपनी एग्रीकल्चर को क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें, और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना चाहिए, जिससे कि वो अपना प्रॉफिट अर्न कर सके उसके अंदर। ओके, सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। अब वो कौन कौन से सोर्स है जिसके थ्रू हम रूरल क्रेडिट दे सकते हैं, तो दो सोर्स हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब मैं पैसे कहां से ले सकता हूं, पहला अगर मैं फार्मर हूं, रूरल एरिया में रहता हूं, मैं पैसा कहां से ले सकता हूं, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस कौन कौन से हैं, अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस के बारे में देखा जाए तो वो है मनी लेंडर, रिलेटिव, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट एंड रिच लैंडलॉर्ड। जितने भी रिच लैंडलॉर्ड होते हैं उन सब से। ओके, और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं भैया, जो भी गवर्नमेंट ने बैंक वगैरह स्टार्ट किए हैं वो सब इंस्टीट्यूशनल है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कॉमर्शियल क्रेडिट बैंक, कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट, रीजनल रूरल बैंक, द गवर्नमेंट, उसके बाद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं नाबार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेजेस प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस। इन सब ने क्या किया। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, मनी लेंडर कौन होते हैं भाई, मनी लेंडर होते हैं गांव के अंदर जो भी रिच पर्सन होते हैं, मनी लेंडर होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो फार्मर को एक्सप्लॉइट करते हैं। कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको पैसा देते हैं, और उनके बाद मैनिपुलेट करते हैं विदाउट देयर नॉलेज। उनको नॉलेज नहीं होती तो उनके अकाउंट को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ओके, रिलेटिव कौन होता है, रिलेटिव मतलब जो भी अपने रिलेटिव से वो पैसा ले लेते हैं। अच्छा, ये क्या होता है, दिस काइंड ऑफ इनफॉर्मल लोन, इनको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल लोन बोलते हैं। और नॉर्मली ये एक हार्वेस्ट, जब आपकी फसल कट जाती है उसके बाद आपको एक पैसा पे करना पड़ता है। ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट कौन होता है, देखो पता है, मैं आपको बता देता हूँ। जो फार्मर होता है वो अपनी फसल को सेल करने के लिए जाता है एक मार्केट में, उस मार्केट में एक पर्सन होता है जो खरीदता है उनसे, उसी को बोलते हैं ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट, वो उनसे फसल खरीदता है। अब फार्मर क्या होता है, उनसे पहले से ही एडवांस पैसे ले लेते हैं, तो वो क्या करता है, पहले तो उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे देगा। दूसरा, उनसे बोल देगा कि भैया जो भी तुम्हारी क्रॉप्स होगी वो तो आप हमें ही सेल करोगे और कम पैसों में ही सेल करोगे। तो इन दोनों जगह से पैसा आ सकते हैं। अब इन चीजों को इंप्रूव करो तभी तो ना जाके एक किसान भैया अच्छा होगा। रिच लैंडलॉर्ड, दूसरा वो रिच लैंडलॉर्ड से पैसे लेते हैं। अनरिच लैंडलॉर्ड से कैसे पैसे लेते हैं, अगेन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एंड वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर को। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होता है भैया, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होता है जो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किए हैं। ये फार्मर को क्या करेंगे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या देंगे, पैसा देंगे, तो जिसकी वजह से जिसके बाद जो फार्मर होगा वो सरप्लस अर्न कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशनल सोर्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। गवर्नमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे इसको एस्टैब्लिश करने के, टू प्रोवाइड एडुकेट क्रेडिट फार्मर एट चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जितना उनको पैसा चाहिए उतना हम उनको दे सके कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। असिस्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, वो क्या कर सके, मार्जिनल फार्मर को क्या कर सके, असिस्ट कर सके, असिस्ट मतलब हेल्प कर सके। ओके, नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस क्या क्या होते हैं, सबसे पहला कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक लिबरल, यानी कि लिबरेट मेक फ्री रिलीज, यानी कि जो भी फार्मर एक उनके क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने चंगुल में क्लच में फंसाए हुए हैं उन सबको वहां से निकालना, प्रोवाइड देम द क्रेडिट टू द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट आता है लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या होता है,
प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ देयर लैंड, वो उनकी लैंड के अगेंस्ट उनको क्या देता है, लोन देता है। एंड द लोन प्रोवाइड द परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, यानी कि परमानेंट आप अपनी भैया लैंड में क्या करो, इंप्रूवमेंट करो। परचेज एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, यानी कि जो भी आपको एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स है वो परचेज करो, और या फिर अपने डेब्ट को पे कर दो, यानी उधारे है पुराना उसे पे कर दो। ओके, कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट, ये क्यों लोन देता है भैया, अगर इसकी बात करें, कॉमर्शियल बैंक प्ले द मार्जिनल रोल एडवांस रूरल क्रेडिट। क्या क्या है, आफ्टर नेशनलाइजेशन इन 1969 एक्सपेंड देयर ब्रांचेस इन रूरल एरिया स्टार्टिंग डायरेक्टली फाइनेंसिंग द फार्मर। इन्होंने क्या किया, रूरल एरिया में अपनी ब्रांचेस स्टार्ट की और डायरेक्ट क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपनी जो फार्मर को फाइनेंस करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट आते हैं रीजनल रूरल बैंक। अब रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं, ओपन अप दोज बैंक एरिया वेयर देयर नो बैंक फैसिलिटी, ये इस एरिया में स्टार्ट किए गए जहां पे कोई भी बैंक फैसिलिटी नहीं थी। द मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटी, यानी इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि क्रेडिट और अदर फैसिलिटी को क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। किसको प्रोवाइड करें, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को। ओके, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन द रूरल एरिया। ओके, अब गवर्नमेंट का मेन काम क्या था, गवर्नमेंट का भी मेन काम यही था भैया कि इन सबको क्या दे सके, लोन दे सको और कम उसमें दे सको, जिससे कि क्या हो सके। जैसे अब गवर्नमेंट किस टाइम पे लोन देती थी, जब मान लो फ्लड वॉर, इस टाइम पे जब यानी कि जो भी नेचुरली जो नेचुरल प्रॉब्लम होने की वजह से लोग बहुत परेशान होते थे, उस टाइम पे जो भी पैसा दिया जाता था उसे हम बोलते थे द गवर्नमेंट पैसे देती थी। और ये किस लोन पे होता था, 6% पे होता था। ओके, नेशनल बैंक नाबार्ड को क्या बोलते हैं, द एपेक्स बैंक, यानी कि एपेक्स बैंक जितने भी रूरल क्रेडिट के बैंक है इन सबको कौन ऑपरेट करता है, नाबार्ड ऑपरेट करता है। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ, नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ आपका 12 जुलाई 1982 में। एक्ट कहां पे पास हुआ, पार्लियामेंट में। रिसेंटली सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव इमर्ज बिकॉज ऑफ द इनएडुकेसी ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म, यानी कि लोगों के पास उतना इनएडुकेसी यानी उतना पैसा था नहीं, तो इसलिए उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या कर दिया, इमर्ज कर दिया, ताकि वो क्या कर सके, एक प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटी क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम के अंदर क्या क्या है, माइक्रो फाइनेंस। सेल्फ हेल्प ग्रुप इमर्ज एज द माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम कंट्री इन द रिसेंट ईयर। ओके, इसका मेन क्या है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर फोकस इज लार्जली ऑन द रूरल पुअर हु हैव नॉट सस्टेनेबल एक्सेस द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम पे भी काम नहीं कर सकता, ये उनको जाके पैसे देते हैं कि भैया तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें पैसे देंगे। ये क्या करता है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को पैसे देता है, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर लेबरर्स को। और इसका जो मेन काम होता है वो प्रमोट करता है थ्रिफ्ट इन द स्मॉल प्रोपोर्शन बाय द मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच मेंबर, यानी कि थ्रिफ्ट का मतलब होता है जो भी उनके लिए किफायती होता है। ओके, नेक्स्ट आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल्सो इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी कि ये किसके लिए काम करता है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए काम करता है। अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग, ओके, क्रिटिकल अप्रेजल मतलब क्या क्या प्रॉब्लम थी। अब रूरल बैंकिंग सिस्टम हैज कम अप द लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर द फार्मर एंड लीड टू रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास, फार्मर हैव बिगन टू अवेल एडिकेट क्रेडिट एट चीप रेट, फार्मर को अब ये कम पैसों में मिलने लगा लोन। एंड द हेल्प द इंक्रीज द रूरल फार्मर एंड नॉन फार्म आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया। चलिए, प्रॉब्लम फेस इन रूरल एरिया, क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई रूरल एरिया के अंदर, अगर हम बात करें तो इनसफिशियंसी इन एडुकेट कवरेज इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज, इनएडुकेट अमाउंट ऑफ सेंसस, लेस अटेंशन ऑफ मार्जिनल फार्मर एंड ग्रो ओवरड्यू, यानी कि देखिए सबसे पहले इनसफिशियंसी, जितना पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है लोगों को, ये एक प्रॉब्लम रही इस बैंकिंग सिस्टम में। मतलब जो भी हम क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे थे ना, अच्छी बात है भैया, हमने क्या किया, हमने क्रेडिट फैसिलिटी दी फार्मर्स को, अच्छी बात है, हम क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं फार्मर को, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स रही। क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया बैंकिंग सिस्टम ने, इनसफिशियंसी, जितना पैसा चाहिए था उतना था नहीं, इनएडुकेट कवरेज इंस्टीट्यूशन, वो जितना एरिया कवरेज करना चाहिए था उतना एरिया पे भी नहीं पहुंच पाए। ओके, फिर एन इनएडुकेट अमाउंट सेंसर, मतलब जिस पर्सन को जितना अमाउंट चाहिए उतना पैसा दिया ही नहीं जा रहा था, चाहिए उसको 10 लाख दे रहे हैं 1 लाख, तो वो इस 1 लाख को भी कहीं और ही यूटिलाइज कर ले रहा था। लेस अटेंशन ऑफ द पुअर एंड मार्जिनल फार्मर, जो एक्चुअल में जिन लोगों के लिए लोन चाहिए था उन लोगों के तक तो ये लोन जा ही नहीं रहा था, पुअर और मार्जिनल फार्मर तक।
और ग्रोइंग ओवर ड्यू, और उसकी वजह से जिसकी वजह से जो ओवर ड्यू थे वो क्या हो रहे थे, हाई हो रहे थे, क्योंकि जितना पैसा उन्हें मिलना चाहिए था मिलता नहीं था, तो फिर वो क्या करते थे, उस पैसे को कहीं और लगा देते थे, जिसकी वजह से इनकम तो आनी नहीं थी, और उल्टा वो पैसे भी उनके लिए क्या बन जाता था, एक तरह से ओवर ड्यू हो जाता था, और उनके लिए वो भी प्रॉब्लम बन जाता था। इंप्रूव दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को कैसे इंप्रूव किया जाए, तो बैंक नीड टू चेंज द अप्रोच जस्ट बिगन लेंडर टू द बिल्डिंग अप द रिलेशनशिप विद बैंक विद द बोरोवर्स, यानी कि इनको क्या करना था, बोरोवर्स के साथ अपना एक रिलेशन बिल्डअप करना, जिससे कि क्या हो सके, ये फार्मर तक पहुंच सके। एंड फार्मर ऑल्सो एनकरेज इन कैलकुलेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, इनसफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, और भैया फार्मर को भी समझाया जाए कि देखो ऐसा है ना, पैसे को ना उड़ाओ मत, पैसे को सेव करो, अच्छी अच्छी जगह लगाओ, ऐसा नहीं कि तुम्हें पैसा 1 लाख रुपए मिल गया तो तुमने उड़ाना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। तो ये सारी चीजें उनको समझाना। एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम, एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम क्या है, ये एक ऐसे सिस्टम है, एक ऐसा मार्केट सिस्टम है जहाँ पे जो भी पर्सन है, जैसे मान के चलो जो भी फार्मर है, उनको अपना जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो सेल करना है, लेकिन ऐसा कहीं पे मिल नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि एक यार मार्केट बना दो ना, एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए एक मार्केट बना दो, ताकि वो वहां पे जाकर के सामान को बेच सके। तो उसी को तो बोलते हैं क्या, उसी को तो बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केट। एग्रीकल्चर मार्केट क्या बोलता है, जो भी डिफिकल्टीज, जो मार्केट में गुड्स को सर्च करने में डिफिकल्टीज ना हो, एक ऐसा एरिया जहां पे गुड्स को क्या किया जाता है, जहां पे गुड्स को स्टोरेज किया जाता है, और उसके बाद स्टोर किया जाता है, ग्राइंडिंग किया जाता है, पैकेज किया जाता है, उसी एरिया को तो हम क्या बोलते हैं, उसी एरिया को तो हम मार्केटिंग बोलते हैं। चलिए, प्रॉब्लम फेस बाय द फार्मर। अब अच्छा, मार्केट में भी भैया फार्मर के साथ तो प्रॉब्लम है। देखो, फार्मर एक ऐसा इंसान है ना, हर जगह प्रॉब्लम लेके बैठा हुआ है, उसके कांधे पे प्रॉब्लम चलती है, ऐसे साइड में चलती रहती है प्रॉब्लम। तो क्या क्या प्रॉब्लम चलती है, अब देखिए, मैनिपुलेट बाय बिग ट्रेडर। भैया बिग ट्रेडर ना ही मानेंगे ना, ना ही मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, मतलब उन्हें कुल मिला के सब बेचारे को क्या करना है, बेचारे फार्मर को फंसा देना है, फंसा देते हैं, इधर आओ तुम्हें हम बताते हैं, तुम्हारा जो गुड्स है ना वो तो अच्छा ही नहीं है, मार्केट में बिकेगा ही नहीं, कोई नहीं खरीदेगा तुम्हारे गुड्स को, तो ऐसे करते हैं, हम ही खरीद लेते हैं लेकिन कम पैसों में, भाई तुम्हारे लिए इतना है, मैनिपुलेट करते हैं। लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, उन्हें मार्केट की इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती, तो उनसे कैसे भी कर लेते हैं। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, अब फार्मर क्या है भैया, आज सभी ने बोल दिया, सभी ट्रेडर ने बोल दिया कि फार्मर से 10 रुपए से ऊपर का सामान हम नहीं लेंगे, तो फार्मर ने बोल दिया कि जाओ हम 20 रुपए से कम नहीं देंगे, लेकिन सभी ने बोल दिया कि आज हम खरीदेंगे ही नहीं, 2 दिन हम खरीदेंगे नहीं, तो फार्मर को प्रॉब्लम, फार्मर ने सोचा नहीं ना बेचेंगे तो ये तो सामान खराब हो जाएगा भैया, क्योंकि अपने पास तो स्टोरेज फैसिलिटी ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा तो सामान खराब हो जाएगा तो और नुकसान हो जाएगा, ये जो 10 रुपए भी मिल रहा है ना ये भी नहीं मिलेगा, तो वो क्या करते हैं, बेच देते हैं भाई, तो उनके पास वो फैसिलिटी भी ना होना उनके लिए प्रॉब्लम है। नोट, द गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिकम नेसेसरी टू रेगुलेट द प्राइवेट ट्रेडर्स। भैया गवर्नमेंट का ना इंटरवेंशन जरूरी है, नहीं तो वो क्या करेंगे बेचारे, गवर्नमेंट जो भी फार्मर है ना उनको बेच के खा जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट आता है मेजर टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर मार्केट, कैसे कैसे उनको सही किया जा सकता है। तो सही करने के लिए क्या ही करना है भैया, सही करने के लिए कुछ नहीं करना है, तुम कुछ लो बना दो यार, जिससे कि उनके सर पे डंडा बैठा रहे, जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स अगर गलती करे तो इधर से एकदम ऐसे ऐसे उनके सर पे एक ऐसे थप्पड़ रख दो कि गलती करे तो एकदम से एक थप्पड़ मारे उनको, तो ऐसा कुछ कर दो। चलिए, रेगुलेटेड मार्केट, एक रेगुलेटेड मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दो, कोऑपरेटिव मार्केट होनी चाहिए, और उनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पता करो कि भैया इतना प्राइस है मिनिमम, हर बार देखो इतना ही प्राइस रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। रेगुलेटेड मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट दो, जैसे कि मान के चलो अभी भी इंडिया को लगभग 27,000 रूरल मार्केट की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दो, रोड, रेलवे, वेयर हाउस, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, ये सब फैसिलिटी आप प्रोवाइड करो उनको। कोऑपरेटिव मार्केटिंग दो, कोऑपरेटिव मार्केट का मतलब क्या है, उनको बताओ कि एक्चुअल में प्राइस कितना है उस प्राइस पे, ताकि इतने भी प्राइस पे वो सेल कर सके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आता है टू इंप्रूव द बार्गेनिंग पावर, फार्मर्स स्टिल देयर प्रोड्यूस गुड्स इन वन एजेंसी, एक ही एजेंसी पे, प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी दो। डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की पॉलिसी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दो, मेंटेन बफर स्टॉक, उनको बफर स्टॉक वो मेंटेन कर सके, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डायरेक्टली जाके एक बढ़िया प्राइस पे पब्लिक में बेच सकते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपने देखा होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड करो भैया फार्मर को। पता है क्या देखा है, देखा होगा आपने कि आपके गांव में राशन मिलता है, केरोसिन मिलता है, चावल आटा मिलता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, जो पब्लिक को गुड्स बेचता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केट चैनल। अच्छा, इसके लिए ऑल्टरनेटिव मार्केट चैनल क्या क्या है, सबसे पहला ओरिजिन ऑफ फार्मर मार्केट, ओरिजिन ऑफ फार्मर मार्केट है जो स्टार्ट कर सकते हैं। सम एग्जांपल, जैसे कि कुछ मार्केट ऐसे क्या क्या है, जैसे अपनी मंडी है, कहाँ पे, पंजाब में, भैया याद रख लेना इसको। और उसके बाद
हाथरस मंडी कहाँ पे है? पूना में है बच्चा। हाथरस मंडी कहाँ पे है? पूना में है। तो इस तरह की ये कुछ मंडियां हैं जिनको याद कर लेना, और नोट्स आपके पास हैं भाई, कोई टेंशन नहीं। अगर किसी भी बच्चे को नोट्स चाहिए, तो भाई आप नंबर है इस पे, आप क्या करो व्हाट्सएप कर दो, ये PDF आपको मिल जाएगी। चलिए, अलायंस विद द नेशनल कंपनी, यानी कि नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी के साथ क्या करना, अलायंस करना, ताकि जो भी फार्मर्स है उनको एक अच्छा पैसा मिल सके, एक अच्छा अमाउंट मिल सके। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है भैया? पता है क्या, मैं क्या करता हूँ, मेरे खेतों में ना वीट उगता है, मेरे खेतों में मतलब मेरी लैंड पे वीट उगता है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वीट की जगह पे राइस उगा रहा हूँ, तो ये डाइवर्सिफिकेशन है। इन सेम पैटर्न, मतलब पहले भी फसल उगा रहा था, आज भी फसल उगा रहा हूँ, लेकिन अब मैंने पता है क्या कर दिया, अब मैंने वीट, यानी कि वीट की जगह, गेहूं की जगह, अब मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया ना, वहां पे मैंने डेयरी खोल ली। एक भाई मैंने डेयरी खोल ली, अब क्या है, ये डाइवर्सिफिकेशन है। या फिर मैंने एक शॉप खोल ली, अब मैंने लेदर शूज बनाने लगा उस पर, तो ये क्या है, डाइवर्सिफिकेशन इन डिफरेंट पैटर्न। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है प्रोडक्ट चेंज करना। अगर सेम वे में जा रहे हो तो सेम पैटर्न, और अलग प्रोडक्ट बना रहे हो तो डिफरेंट पैटर्न। तो बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, बेनिफिट क्या होते हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट मिला रहता है हर टाइम, और आपकी अर्निंग ज्यादा होती है, और आप किसी भी टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, 2 एस्पेक्ट होते हैं देखिए डाइवर्सिफिकेशन के, पहला चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, और दूसरा शिफ्ट, यानी कि जब आप वर्कफोर्स को क्या कर जाते हो, शिफ्ट कर जाते हो। डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप प्रोडक्शन में क्या होता है, मतलब आप क्या कर जा रहे हो, सेम वे में जा रहे हो। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर देखा जाए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटी, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्टिव एक्टिविटी यानी डिफरेंट उसमें देखा जाए तो जैसे नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉन फार्म एरिया एनिमल हस्बेंड्रीज, यानी कि जहाँ पे आप क्या करते हो, एनिमल हस्बेंड्रीज को लेके काम करते हो, यानी कि जहाँ पे आप क्या करते हो, ब्रीडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करते हो। तो लाइव स्टॉक, यानी कि लाइव स्टॉक के साथ आप क्या करते हो, काम करना स्टार्ट करते हो, तो उसी को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। डेयरी, आपको बताइए, डेयरी वगैरह स्टार्ट किया आपने, मिल्क वगैरह सेल करने जा रहे हो तो डेयरी हो गया। फिशर्स, आपने क्या करने लग रहे हैं, फिश को क्या करने लग रहे हैं, आपने सेल परचेज करना स्टार्ट कर दिया, तो उसी को हम बोलते हैं फिशर्स। चलिए नेक्स्ट आता है, ये आउट ऑफ सिलेबस है आपका, ये नहीं आ रहा है, शेयरिंग GDP, ना वो प्रॉब्लम फेस इन फिशिंग नहीं, हॉर्टिकल्चर नहीं आ रहा है आपका, प्रोडक्शन हो गया, नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है। चाहिए आइए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, इट रेफर टू द ब्रांच फॉर इंजीनियरिंग दैट डील विद द यूज ऑफ द कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि एक ब्रांच जो कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन के साथ क्या करता है, यूज करता है, तो उसी को हम क्या नाम बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब कोई भी काम जो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं, कोई भी काम जो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आ गया टेक्नोलॉजीज हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए अब क्या क्या होता है। तो पहला ना देखिए ना बच्चा, थ्रू अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर टूल्स गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू प्रेडिक्ट एरिया ऑफ फूड इनसिक्योरिटीज, यानी कि ये क्या कर सकते हैं, इससे इनसे पहले जो भी इनसिक्योरिटी वगैरह है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वो बता सकते हैं भैया इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो जरा ठीक ठाक से ध्यान से रखें। ही ऑल्सो पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो इसका इंपैक्ट आता है वो कौन सा इंपैक्ट आता है, पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। ही ऑल्सो पोटेंशियल इंप्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि इंप्लॉयमेंट को क्या करता है, जनरेट करता है। बाकी एक बार देख लेना। चलिए बाकी ये बहुत ही आसान है, एक बार आप सेल्फ देख लीजिएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, इसी के साथ ये हमारा चैप्टर मेरी तरफ से इसका आपका रिवीजन कंप्लीट हुआ। बाकी आप सभी को मैं बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। टर्म 2 के लिए स्टार्टिंग से हम सभी तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स सभी के लिए, यानी कि टर्म 2 अपना खास होने वाला है, टर्म 2 एकदम खास होने वाला है, जहां पे आपको फुल टू फुल सारी की सारी वीडियोस वगैरह मिलेंगी। बाकी आपके एग्जाम के लिए विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट मेरे स्टूडेंट्स। चलिए एग्जाम को फाड़ के आओ, आग लगा के आओ, ऑल द बेस्ट।